स्टार्टअप वर्कशॉप के दूसरे दिन आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की वर्कशॉप में मैं एक बार फिर से ईफेड की कंट्री डायरेक्टर, कंट्री कोऑर्डिनेटर मीरा मैम का, श्रीकांत सर का, अरविंद सर का, हमारे पीडी मैम का और जनपदों से आए हुए समस्त सीडीओ साहिबान का और दूसरे पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं। डिग्निटीज के अनुमति से मैं इस वर्कशॉप को प्रारंभ करने का प्रयत्न करूंगा। अभी हम लोग आज थोड़ा सा रिव्यू जो पिछली बार कल हमने किया, आज में थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि कल हम मुझे लगता है काफ़ी जल्दी सब चीज़ें हो गई थी, लेकिन आज का जो सेशंस होंगे वो शाम तक बिजी हैं मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमारा पहला सेशन अभी शुरू होने वाला है, ये इंक्लूसिव क्लस्टर डेवलपमेंट पे होगा। फिर सेकंड जो है वो 11:30 बजे से शुरू हो जाएगा। आफ्टर लंच 2 सेशंस हैं हमारे, उसके बाद में एक ग्रुप फॉर्मेशन और ग्रुप डिस्कशन भी हमारे बीच में रहेगा। हमारे साथ आई थिंक गिरिजा मैम भी जुड़ी हुई हैं ऑनलाइन। मैं उनका भी आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ UGBS रेप उत्तराखंड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं थोड़ा सा कल असल में सारे लोग कमेंट्स भी दे रहे थे और क्वेश्चंस भी कर रहे थे, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा नहीं, तो इसलिए मैं कमेंट भी नहीं कर पाया ना कोई क्वेश्चन कर पाया। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा अपना जरा सा एक्सपीरियंस, वो मुझे लगता है इसमें काम आ सकता है। जब 2018-19 में मैंने एज स्टेट कोऑर्डिनेटर मनरेगा ज्वाइन किया, तो ACS मैम, तत्कालीन ACS मैम मनीषा मैम ने मुझसे कहा कि हम कुछ नया करेंगे इसमें। तो उन्होंने मुझको कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा। तो मैं कुछ ऐसे जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम काम हो रहा था, उनमें गया। तो कुछ जो मैंने देखा उसमें कुछ कॉमन चीज़ें नज़र आई ज़्यादातर जगह पे जहाँ पे काम कम हो रहा था, वो शायद यहाँ के लिए रिलेवेंट हो। तो उसमें जब लोगों से बातचीत की तो वी ऑफन यूज अ टर्म विफिम in research studies, which stands for what is in for me, what is in it for me, मतलब इसमें मेरे लिए क्या है। तो जब मैंने वहाँ इस वर्ड का, इस शब्द को वहाँ पे यूज किया, तो मुझे पता चला कि जब इंडिविजुअल वर्क था, किसी का टॉयलेट बनना था, किसी का वर्क शेड बनना था, कोई पोल्ट्री शेड बनना था, तब तो लोग काम करने के लिए आ रहे थे। लेकिन जब उनका वो कम्युनिटी का कोई काम होना था, कोई ट्रेंचेस खुदनी थी या कुछ होना था, तो लोग टर्न अप नहीं होते थे उतना। तो यहाँ पे इसकी रिलेवेंसी ये है कि अगर उनको ये पता चलेगा, हमारे एंटरप्राइजेस को, हमारे CLF को ये पता चलेगा कि मेरे लिए इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी जो मेरे काम आ सकती हैं, तो 100% वो इसको आत्मसात करेंगे और इसमें आने की कोशिश करेंगे। तो इसकी कामयाबी की जो दर है वो बढ़ने की उम्मीद है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है लीडरशिप पे। तो हमारे यहाँ लीडर, जैसा पहले से कहा जा रहा है, CPD सर ने भी और मैम ने भी कहा, CDOs have to play a very important role in the implementation of this REAP project। तो उनके लिए, उनके मोटिवेशन के लिए, शुरुआत करने के लिए छोटा सा वीडियो है मेरे पास, उसके बाद में हम एक अपना जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू करेंगे। प्लीज। सभी को नमस्कार। जैसा कि कल एक दिवसीय जो 4 दिवसीय कार्यशाला है उसमें एक दिन कंप्लीट हो चुका है, आज द्वितीय दिवस है। प्रथम दिवस में जैसा कि REAP परियोजना के बारे में परियोजना निदेशक महोदया के द्वारा जो है ओवरऑल जो है प्रस्तुतिकरण दिया गया था, जिसमें गोल, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट, फॉर्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जो है बात की गई थी। लास्ट में परियोजना में जो है थ्योरी ऑफ चेंज और उसके थ्रू जो है कैसे परियोजना कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हुए जो आगे जाएगी, और उस ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए या जो इशूज़ हैं उनको दूर करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट परियोजना में प्लान किए गए हैं, उसका एक सूक्ष्म विवरण जो है परियोजना निदेशक महोदय के द्वारा दिया गया था। उसके उपरांत हमारे वरिष्ठ साथी श्री संजय सक्सेना द्वारा जो इंक्लूसिव क्लस्टर डेवलपमेंट है, जो कि
कंपोनेंट एक है उसका 1.1 जिसमें मुख्यतः जो है लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ क्या होंगी, रीप परियोजना के अंतर्गत किस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, कितने कार्य किए जाएंगे, किस किस क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे, किसके लिए किए जाएंगे, उसके बारे में जो है एक प्रकाश डाला गया था, जो कि कंपोनेंट 1 का जो है 1.1 एक घटक था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इंक्लूसिव क्लस्टर डेवलपमेंट, जिसको कि जो है हम समावेशी संकुल विकास हिंदी में कहते हैं, उसी का जो उप घटक है वो 1.2 जिसको जो सामुदायिक संगठनों का संस्थागत एवं सशक्तिकरण एवं साझेदारी, ये जो कंपोनेंट है मुख्यतः इस परियोजना के जो हितभागी हैं, जो खासकर ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उसके बारे में जो है बात करता है। और इसके साथ साथ जो है उनके साथ रीप परियोजना में क्या क्या भागीदारी रहेगी उस पर जो है मुख्य रूप से जो है प्रकाश डाला जाएगा। और वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, या उन इंस्टीट्यूशंस को जो सपोर्ट करने वाले स्टेक होल्डर्स हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके क्या क्या रोल जो है इसमें एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है इन्हीं इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स के ऊपर जो है फोकस होकर कार्य करेगा, यानी कि ये एक तरीके से धुरी है और इन्हीं की तरफ जो है पूरी परियोजना की गतिविधियाँ जो है डिज़ाइन की गई हैं। तो इस कंपोनेंट में मुख्यतः रीप यूएसआरएलएम की जो है एक भागीदारी के रूप में कार्य किया जाएगा। तो इस प्रस्तुतिकरण में मैं इसका उद्देश्य क्या है और इसमें हमारे लक्ष्य कितने संस्थाओं का बनाने का है, वो यूएसआरएलएम के कितने होंगे या जो आईएलएसपी परियोजना है उसके कितने होंगे, और उसमें साझेदारी किस तरीके की होगी, उसमें उन साझेदारों के रोल क्या क्या होंगे, उस पर जो है प्रकाश डाला गया। फिर मोबिलाइजेशन प्रक्रिया क्या होगी और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बनेंगे, उनसे क्या जो है अपेक्षित किया गया है और उनके लिए किस किस तरीके के जो है सपोर्ट जो है प्रोविजन किए हुए हैं परियोजना में, उसके ऊपर जो है इसमें बताने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कृपया नेक्स्ट स्लाइड बढ़ाएं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो ये समावेशी संकुल विकास है, इसका जो उपघटक है सामुदायिक संस्थाओं की जो है सशक्तिकरण और उसके भागीदारी, इसका मुख्य उद्देश्य जो संस्थाएं हैं, यानी जो हमारे प्रोड्यूसर ग्रुप्स होंगे, सीएलएफ्स होंगे या एफपीओज होंगे, उनका जो है सशक्तिकरण करना है। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का कार्य जो है इसके अंदर किया जाएगा या उनको उद्यमों को करने लायक जो है उस लेवल पे लाके किया जाएगा। उसके अंतर्गत इस तरीके के जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किए जाएंगे। दूसरा, इसके जो टारगेट बेनिफिशरीज हैं उनको कैसे जोड़ा जाना है, वो टारगेट बेनिफिशरी कौन है और किस किस लेवल पे जुड़ेंगे, इसके बारे में जो है यहाँ पे कार्य करेंगे। तीसरा जो है फाइनली जो है ये इंस्टीट्यूशंस बनेंगे एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस हों, यानी कि दूसरे लफ्जों में हम कहें तो ये इंस्टीट्यूशन सस्टेन करें और हमेशा के लिए चलते रहें। परियोजना के बाद भी जो है ये वहाँ के लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो या एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करें जहाँ से वहाँ की आम जनता, आम नागरिक जो है इससे जो है फ़ायदा उठा सकें। तो इसका जो है इस कंपोनेंट का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन 3 बिंदुओं पे कार्य करना। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत कल परियोजना निदेशक महोदय के द्वारा भी बताया गया कि 5,60,000 हाउस होल्ड को जो है हमें इसमें जोड़ना है। तो इस परियोजना में मुख्यतः जो है जो सामुदायिक संगठन आईएलएसपी परियोजना में बने गए, जिनको हम प्रोड्यूसर ग्रुप और जो है लाइवलीहुड कलेक्टिव्स के नाम से बनाए गए जानते हैं, वो बनाए गए थे, उनका भी जो है इसमें समावेश किया गया है, जिसमें लगभग जो है 1,000 जो शेयर होल्डर्स हैं लाइवलीहुड कलेक्टिव्स के जो है उनको जोड़ के जो है आगे कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जो है यूएसआरएलएम के जो स्वयं सहायता समूह है जिसमें 49,404 हाउस सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे और 5,060 जो है बीओज का लक्ष्य इसमें जो है निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ जो है 440 सीएलएफ यूएसआरएलएम के द्वारा बनाए जाएंगे, जो कि विभिन्न चरणों में बनेंगे, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। और इस तरीके से इन दोनों सीएलएफ और प्रोड्यूसर ग्रुप या स्वयं सहायता समूह के ऊपर जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन होगा। यहाँ पे ये 95 फिगर्स है, ये इंडिकेटिव है, जैसा कि कल इसमें काफ़ी बात हो चुकी है कि ये इंडिकेटिव है। ये संख्या एज पर नीड होगी, वैल्यू चेन की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार होगी। जो चीज़ निकल के आएगी, जो कमोडिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बेस पे जो है इसको बनाया जाएगा।
और मुख्य परियोजना निदेशक महोदय का इस तरीके से भी सोचना है कि वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट के हिसाब से भी जो है हम इस उन चीज़ों को जो इसमें समावेश करने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के इस परियोजना में 60,000 स्वयं सहायता समूह, 5,060 जो है ग्राम संगठन होंगे, उनको आच्छादित किया जाएगा, और जो 95 हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आच्छादित किया जाएगा, जिसमें 5,60,000 हाउस होल्ड होंगे, 1 लाख जो है LSP परियोजना के होंगे, और 4,60,000 हाउस होल्ड जो है USRLM के अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह में कवरेज होगा उसको उसमें लक्षित परिवारों के उसमें गिना जाएगा। तो इस तरीके से 5,60,000 हाउस होल्ड के लिए ये परियोजना कार्य कर रही होगी। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं यहाँ बताने का ये प्रयास किया गया है कि रीप परियोजना उत्तराखंड में कार्य कर रही है, उसके पीछे क्या कारण है, कि जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़ने के क्या कारण हैं, या जो संगठन हैं उनसे जुड़ने के क्या कारण हैं, क्यों संगठनों के माध्यम से रीप परियोजना कार्य करना चाहती है। तो जिसमें आप सभी उत्तराखंड में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। जो उत्तराखंड के जो किसान हैं वो बहुत फ्रेगमेंटेड लैंड है उनका, या जो उनकी जो भूमि है वो छोटी भूमि वाले लोग हैं, कम जोत है, और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो छोटी छोटी हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड का जो परिवेश है, या हम उसकी टोपोग्राफी कह सकते हैं, वो बहुत टफ है और मुश्किल है, जिसकी कलेक्शन हुआ, इनपुट सप्लाई हुई, उन सारी चीज़ों में दिक्कत होती है, जो कि इंडिविजुअल अप्रोच के तहत थोड़ा मुश्किल है। इसलिए परियोजना वहाँ पे जो है CBOs के साथ कार्य करके उसको वॉल्यूम को क्रिएट करना चाहती है, जिससे कि वॉल्यूम ज़्यादा बढ़े, और एक मास के साथ जो है कार्य किया जाए, जिससे उनकी इनपुट्स यानी लागत में कमी की जा सके, और उनके जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को कलेक्ट करके जो है बेटर प्राइस निगोशिएट करने के लिए जो है एक वॉल्यूम मिल सके, जिसके बेस पे जो है फर्दर फॉरवर्ड लिंकेज जो है स्टार्ट किए जा सकते हैं। उनके जो उत्पाद हैं, जैसा कि हम जानते हैं सभी लोग सभी तरीके के जो है कार्य करते हैं, और आगे जो परियोजना के बारे में जैसा कल भी बताया गया कि परियोजना ये IFED की तीसरी परियोजना है, और हम जो है काफ़ी एडवांस स्टेज में जा चुके हैं। तो जो डाइवर्सिफाइड मतलब जो उत्तराखंड में विविध तरीके के जो कृषि उत्पादन होता है, उसमें जो है कमोडिटी बेस्ड उत्पादन में जाना है, यानी कि मार्केट ड्रिवन होना है। यहाँ उन उत्पादों को जो है हमें कंसोलिडेट करना है, उन उत्पादों पर फोकस करना है जो कि मार्केट की नीड है, जिससे कि हम बेटर टाइयर्स जो है स्टेक होल्डर के साथ कर पाएँ और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो ये इसमें इस तरीके से सोचा गया है। उसके लिए करने के लिए जो उनकी अभी जो इंडिविजुअल्स फार्मर्स हैं हमारे, उनकी जो इनपुट नीड्स हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, जिसको कंसोलिडेट जो है संगठन लेवल पे करना है, और एक जो इनपुट की नीड है वो हमें फर्दर जो है लाइवलीहुड कलेक्टिव्स और FPO के माध्यम से पूरी करने के लिए इनको जो है CBOs में, इनके अंतर्गत फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, दूसरा ये है कि जो इनपुट्स मिलते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली होते हैं, एक जाम सर ने भी हमें जो है अभी 2-3 दिन पहले हमारा एक वर्कशॉप हो रही थी, तो उसमें भी बताया कि कई बार जो इनपुट्स होते हैं, या हम इनपुट्स किसी रूप में भी हो सकता है, ब्रांड कोई है, किसी ने लिख के फार्मर्स को कह दिया कि ये फला ब्रांड का जो है मशीन है, जबकि ओरिजिनली वो है नहीं। तो ये क्या है, थोड़ी अज्ञानता है, तो क्वालिटी इनपुट्स जो है हमें नहीं मिल पाते। तो यहाँ पे रोल जो है हमारे जो CBOs होंगे या जिनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, तो उनको जो है क्वालिटी इनपुट्स प्रोवाइड कराएं, ये इसमें जो है इस तरीके की मंशा है। और USRLM के साथ में जोड़ना या USRLM के साथ में मिलकर काम करना भी जो है रीप के लिए एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि USRLM की अपनी एक स्ट्रेंथ है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का कार्य जो है बहुत अच्छा चल रहा है, नेशनल लेवल का मिशन है, और उसमें इस कंपोनेंट को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, खासकर कैपेसिटी बिल्डिंग या सोशल मोबिलाइजेशन वाला जो पार्ट है, तो उसको हार्नेस करते हुए, और रीप की जो अपनी स्ट्रेंथ है, जो लाइवलीहुड यानी LSP में जो मॉडल जो सक्सेसफुल रहे, उस मॉडल को NRLM के साथ मिला के दोनों को एक दूसरे को पूरक होते हुए जो है उस कार्य को आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से जो रीप है उसको सामुदायिक संगठनों से और USRLM से जुड़ने के पीछे ये कारण है, जिसको साथ लेते हुए जो है रीप परियोजना आगे के लिए बढ़ेगी। नेक्स्ट,
अब ये है कि इस चीज़ को कैसे किया जाएगा, जैसे ही मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आईफेड भी काम कर रहा है। आईफेड 2 परियोजनाओं के माध्यम से ऑलरेडी कार्य कर चुका है, जिसमें एक सबसे पहले ULIPS परियोजना चली थी, दूसरा जो है LSP परियोजना चली, और उसके जो प्रयास रहे काफ़ी अच्छे रहे, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस निकल के आई वो, प्लस जो USRLM ऑलरेडी कार्य कर रहा है और उसके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन दोनों को मर्ज करना है, मतलब दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स करना है। इस उद्देश्य के साथ जो है दोनों परियोजनाओं ने एक साथ मिलकर कार्य करना है, और उसके लिए जो है कुछ की पॉइंट्स हैं जिसमें दोनों प्रोजेक्ट्स को या उसके जो हितभागी हैं, कह सकते हैं कि UGBS या स्टेट USRLM की जो सोसाइटी है, उन्होंने मिलकर जो है उसके लिए कार्य करना है, और उसमें जो CBOs हैं उनकी जो है भूमिका भी बहुत ज़्यादा अहम है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से जो USRLM है और वो जो सामुदायिक संगठन है जिसमें SHG है, VO है और हमारे CLF होंगे, उनको उनके साथ रीप जब काम करेगा तो उसमें थोड़ा उनकी पार्टनरशिप होगी। पार्टनरशिप के तहत उनके कुछ रोल जो है उसमें इन्विसाज किए गए हैं, वो उनको जो है किए जाएंगे, और रीप फिर उसमें जो है अपने इंटरवेंशंस करेगा। इसी तरीके से जो है, क्योंकि सामुदायिक संगठनों के इर्द गिर्द जो है पूरी परियोजना के इंटरवेंशंस करेंगे, तो इसलिए उसके लक्ष्य को कवर करना और सामुदायिक संगठनों में समय अनुरूप जो है उसको कवर कर लेना, ये भी जो एक मुख्य जो है बिंदु है जो कि USRLM के द्वारा, जिसमें खासकर CLF का जो गठन है वो किया जाएगा, जो कि समय के अनुसार होगा। ये एक मुख्य बिंदु है। तीसरा है कि इन दोनों परियोजनाओं, मतलब रीप परियोजना और मिशन के द्वारा जो भी सामुदायिक संगठनों के लिए जो गतिविधियां निर्धारित हैं या जो बजट निर्धारित है, उनको जो है अपने अपने स्तर से दोनों मुहैया कराएंगे। ये एक तरीके का पार्टनरशिप वाले की बिंदु हैं जिस पे फोकस होकर दोनों परियोजनाओं को अपनी अपनी चीज़ों को करते हुए एक जो लोग हैं उनके लिए जो है हमें डिलीवर करना है। नेक्स्ट, इसमें अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा था कि अलग अलग लोग हैं और उनके जो है अपने अपने रोल हैं, जिससे कि रीप परियोजना पूरी तरीके से एक समग्र रूप से चल सके। तो इसमें सबसे पहले यही बात की गई है कि जो स्टाफ का डिप्लॉयमेंट है, इसमें 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि जो USRLM के 95 ब्लॉक हैं और जितना स्टाफ रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे डिप्लॉयड हो, मतलब वहाँ पे पहले से होना चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि जो रीप प्रोजेक्ट काम करेगा उसको CBOs को रीप के कंप्लाइंट बनाना है। रीप कंप्लाइंट का मतलब थोड़ा जैसे सोशल मोबिलाइजेशन वाला पार्ट है, उसको एडवांस लेवल पे लाके छोड़ना है और फिर वहाँ से रीप को हैंड ओवर करना है, जिससे कि लाइवलीहुड की एक्टिविटीज़ को स्मूथली जो है उसमें इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इससे मतलब लाइवलीहुड के इंटरवेंशंस करने के लिए उन CBOs को कंप्लाइंट बनाने के लिए वहाँ पे अहम रोल है, जहाँ पे USRLM के जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टाफ होंगे या ब्लॉक लेवल के स्टाफ, जिसमें खासकर ब्लॉक मिशन मैनेजर हैं और हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो उनका एक सपोर्टिव या कम्प्लीमेंट्री रोल जो है वहाँ पे आ जाता है, जिससे कि CBOs सशक्त हों और लाइवलीहुड के इंटरवेंशंस जो है वहाँ पे कर सके। दूसरा जो है CLF रीप परियोजना के लिए केंद्र बिंदु होगा इंटरवेंशंस करने के लिए, यानी कि लाइवलीहुड के ज़्यादातर इंटरवेंशंस, और यदि हम ये कहें कि एंटरप्राइज डेवलपमेंट का कार्य और जो मार्केटिंग का कार्य ज़्यादातर जो है CLF के इर्द गिर्द रहेगा सारा। उस CLF को इसलिए हमें जो है ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है उसको सशक्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो मानदंड हैं कुछ, उन मानदंडों के अनुसार जो है डेवलप करना है, जहाँ पे जो है USRLM के स्टाफ के रोल की जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी तरीके से चूंकि रोल थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, जो उनके रूटीन वर्क से थोड़ा सा इतर होगा, थोड़ा हटके होगा, तो इसलिए थोड़ा सा रीप के माध्यम से वहाँ उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस भी किए हुए हैं, वो ऑलरेडी शेयर किए जा चुके हैं, और उनको उसके बाद जो है फिर विधिवत रूप से जो है कम्युनिकेट किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्टाफ की फुल स्ट्रेंथ में डिप्लॉयमेंट, उनका जो है CLF को डेवलप करने के लिए सपोर्टिव रोल, और तीसरा जो है
रीप की तरफ से जो है उनको कुछ सपोर्ट दिया जाना है, जिससे कि उनके मूवमेंट को जो है अच्छा किया जा सके, मतलब फील्ड के मूवमेंट को बढ़ाया जा सके और जो एक्टिविटीज़ प्लान है उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे दोनों परियोजनाओं मतलब रीप और यूसरलम के स्टाफ को जो है इस तरीके से मिला जुला रोल यहाँ पे विकसित किया गया है, जो कि किया जाना है। नेक्स्ट, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सीबीओस के रोल भी होंगे, मैंने अपने जो की पॉइंट बताए थे 3, उसमें बताया था कि जो सीबीओ हैं जिसमें एसएचजीज हैं, हमारे बीओज हैं और सीएलएफ है, तीनों को रोल अपेक्षित किए गए हैं कि उनको जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। लेकिन वो महत्वपूर्ण भूमिका कैसे अदा होगी उसके लिए जो है यहाँ पे थोड़ा संक्षेप में बताने का प्रयास किया गया है। जो एसएचजी होगा यानी कि यूसरलम का जो एसएचजी है उसमें स्ट्रक्चरली कोई चेंज रीप से एक्सपेक्टेड नहीं है, यानी कि वो यथावत अपने रूप में जो है जैसे काम कर रहे हैं वैसे के वैसे ही जो है कार्य करते रहेंगे। इसमें जो हमारा कंपोनेंट है इकोसिस्टम डेवलपमेंट, जिसमें मुख्यतः 2.2 रूरल फाइनेंस की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ अपेक्षा ये की गई कि जो स्वयं सहायता समूह है उनका बैंक से पहले से जुड़ा हुआ है, और जो हमारे प्रोड्यूसर ग्रुप बनेंगे या लाइवलीहुड की एक्टिविटी करेंगे या एंटरप्राइज स्टेब्लिश करेंगे, तो उसमें जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो डीपिन करनी है। मैं डीपिन करने का मतलब और सशक्त करना है, बैंक के साथ लिंकेज कराना है, जहाँ पे उपासक की जो है भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी, उसको फाइनेंस को लिवरेज कराने से बैंक में। और ये जो स्वयं सहायता समूह है वो प्रोड्यूसर ग्रुप के लोगों को जो है लोन प्रोवाइड करा रहे होंगे। तो ये रोल जो है यहाँ पे एसएचजी से अपेक्षित किया गया है, जिससे कि एंटरप्राइज एस्टेब्लिशमेंट में उनको मदद होगी और जो उनकी जो वित्तीय आवश्यकताएं होंगी वो स्वयं सहायता समूह के तहत पूरी होंगी। इसमें ऐसा इन्विसाज किया गया है कि 1 लाख तक के लोन, 1 लाख या उससे कम के लोन जो है स्वयं सहायता समूह के स्तर से किए जा रहे होंगे, और उससे ऊपर के लिए उपासक के माध्यम से फिर टर्म लोन या एंटरप्राइज के लिए जिस तरीके की आवश्यकताएं होंगी उस तरीके के वित्तीय फैसिलिटेशन या फाइनेंशियल फैसिलिटेशन जो है उपासक के माध्यम से किया जा रहा होगा। और इसके साथ साथ ये भी है कि जैसे जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो सीएलएफ लेवल पे है, तो वो फंड को भी जो है नीचे लेवल पे लाना और वो स्वयं सहायता समूह पे, जैसा कि सीएलएफ से बीओ लेवल पे, बीओ से जो है एसएचजी लेवल पे आता है, तो एसएचजी के थ्रू वो रूट होगा, वो फंड्स रूट होंगे और प्रोड्यूसर ग्रुप के लोगों को जो है अवेलेबल हो रहे होंगे। तो इस तरीके की अपेक्षा है, जो स्वयं सहायता समूह है उनसे इस तरीके की अपेक्षा रहेगी कि वो इस रोल को अपना जो है परियोजना के साथ निभाएंगे। इसी तरीके से जो वीओ है मतलब ग्राम संगठन जिसको हम कहते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, उसका रोल मुख्यतः ये होगा कि जो एक जैसी कमोडिटी यानी एक जैसे उत्पादन करने वाले लोगों को एक प्रोड्यूसर ग्रुप में मोबिलाइज करना, ऐसे सदस्यों का चुनाव करना जो एक जैसी गतिविधि कर रहे हों। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें यहाँ पे कि जैसे कि एक बीओ के अंतर्गत एक ग्राम सभा है, अब एक ग्राम सभा में हो सकता है 2-3 रेवेन्यू विलेज हों और 3 स्वयं सहायता समूह या 5 स्वयं सहायता समूह हों, नज़दीक के हैं, लेकिन वो जो एक्टिविटीज़ हैं अभी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, या जो एक्टिविटीज़ है वो डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, जो रीप परियोजना है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वॉल्यूम को जनरेट करना है और मार्केट के हिसाब से जनरेट करना है, और जो वॉल्यूम होगा उसके बेस पे फिर फर्दर जो है उसकी वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग की जानी है, तो वॉल्यूम होना जरूरी है, यानी एक तरीके के सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटी होना जरूरी है। उस सोच के साथ जो है जो बीओ होगा, क्योंकि उसमें पहले से जो है 5 के 5 स्वयं सहायता समूह के सदस्य जुड़े हुए होते हैं, तो उनको वहाँ उस लेवल पे पता है कि किस आदमी का या किस हमारे एसएचजी मेंबर्स का बैकग्राउंड क्या है और वो किस तरीके की एक्टिविटीज में उसका रुझान है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड फॉर द प्रोड्यूसर ग्रुप फॉर्मेशन उस लेवल पे होगा, और यहाँ पे फिर सीएलएफ का जो स्टाफ होगा यानी सीएलएफ एलसी का जो स्टाफ होगा उसकी भूमिका उनके साथ मिलकर निर्धारित की जाएगी। और जो अल्ट्रा पुअर पैकेज है, जो कल भी बात हुई थी कि अल्ट्रा पुअर पैकेज है जिसमें 35,000 रुपये का सपोर्ट है, जिसपे अभी काफ़ी मंथन चल रहा है, उस पैकेज को जो भी डिज़ाइन होगा उस पैकेज को फर्दर नीचे तक इम्प्लीमेंट करवाना या फर्दर उसको जो है लूप में लेना, मॉनिटरिंग कराना या उनको उसकी निगरानी करना, वो रोल भी जो है बीओ से यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया है। इस तरीके से यहाँ पे जो तीसरा हमारा जो इंस्टीट्यूशन है जो यूसरलम के द्वारा बनाया जा रहा है वो है सीएलएफ है।
तो CLF में बेसिकली यहाँ पे जो अपेक्षा की गई है उसमें यह है कि अभी जो मेंबरशिप है उनकी वो स्वयं सहायता समूहों से आ रही है, और उसमें वही लोग हैं जो कि स्वयं सहायता समूह में हैं, जो कि स्वयं सहायता समूहों से ग्राम संगठन में आते हैं। ग्राम संगठन 4-5 जैसे ही बन जाते हैं, उसके बाद जो है 10 या 12 पे बनने के बाद है जो भी होगा, उसके बाद CLF बनता है। तो उसमें ये है कि जो नॉन पुअर्स हैं और खासकर जो यूथ है जो कि बहुत ज़्यादा एंटरप्राइजिंग है, या नॉन पुअर्स में भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, क्योंकि आगे के लिए अगर हम इसकी सस्टेनेबिलिटी देखते हैं CLF की, तो सिर्फ एक तो है कि जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो पहले से करते आ रहे हैं वो करते रहें, लेकिन उसी पे आधारित होकर शायद वो सस्टेन भविष्य में होना उनका मुश्किल हो जाए। इसलिए उसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी तो लाइक माइंडेड लोग होने चाहिए, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग जो कि प्रोड्यूसर ग्रुप में मोबिलाइज हो रहे होंगे, संगठित हो रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे, प्लस कुछ लोग ऐसे होंगे जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जो कि हमारे नॉन पुअर्स यानी सामान्य वर्ग की कैटेगरी से आ रहे होंगे, उसको जो है वहाँ पे इंडिविजुअल मेंबरशिप के थ्रू जोड़ना है। जैसे कि कोऑपरेटिव एक्ट, हमारा जो कोऑपरेटिव एक्ट सेल्फ लाइन कोऑपरेटिव एक्ट 2003 है, उसमें जो मेंबरशिप है उसमें मेंबरशिप में किसी महिला पुरुष गरीब अमीर का जो है भेदभाव नहीं है। अगर हम उसके एक्ट के ओरिजिनल स्वरूप पे जाते हैं या उसके प्रिंसिपल्स पे जाते हैं, जो कोऑपरेटिव के साथ प्रिंसिपल हैं, उसमें एक प्रिंसिपल जो है हमारा वॉलंटरी मेंबरशिप भी है, यानी हर एक ऐसा व्यक्ति जो मेंबरशिप लेना चाहे उसको कोऑपरेटिव को सदस्यता देना चाहिए। अगर हम उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं या एक्ट को जो है अडॉप्ट करते हैं, उस हिसाब से तो जो है एक्ट कहीं पे रोकता नहीं है कि उसमें पुरुष नहीं जुड़ सकते या यूथ नहीं जुड़ सकते या जो है सामान्य तरीके के लोग जो कार्य करना चाहें वो नहीं हो। तो इस तरीके का रोल वहाँ पे अपेक्षित है कि वो नॉमिनल मेंबर्स को जो है सेकेंडरी मेंबरशिप दे दे। यानी सेकेंडरी मेंबरशिप का मतलब यहाँ पे ये है कि मेंबरशिप 2 तरीके की होती है, कि प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेंबरशिप में उनके वोटिंग राइट्स होते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी लाभांश वितरण होता है, जो कि सेकेंडरी मेंबरशिप को नहीं मिलता। सेकेंडरी मेंबरशिप में क्या है, वो अपना शेयर जमा नहीं कर सकते, और जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड जो है उनको नहीं मिलेगा, लेकिन उनका जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होगा, यानी उनके द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी और जिससे व्यवसाय होगा, व्यवसाय के अनुपात में उनके माध्यम से जितना व्यवसाय किया गया होगा उस रेशियो में जो है उसको प्रॉफिट लेने के भागीदारी होंगे, लेकिन लाभांश नहीं मिलेगा। लाभांश उनको मिलेगा जो कि सारे शेयरधारक हैं। तो इस तरीके से CLF लेवल पे मैंने तीनों लेवल के SHG लेवल, VO लेवल और CLF लेवल, तीनों तरीके के जो हमारे संगठन हैं उनकी भूमिका को जो है रीप के साथ यहाँ पे डिफाइन करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट, जैसा कि इसमें ये है कि जो हमारा सामुदायिक संगठनों के जो गठन का कार्य हो रहा है वो समय से हो और समय से चरणबद्ध तरीके से हो, क्योंकि परियोजना का एक निश्चित समय है, उसी समय अंतराल में जो है परियोजना को पूरा होना है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जो संगठन बने वो हमारे समय से बन जाए। यहाँ पे मैं मुख्यतः ये कहना चाहूँगा कि जो स्वयं सहायता समूह हैं और VOs हैं वो तो ऑलरेडी समय से बन रहे हैं, शायद उससे पहले भी बनने की संभावना है। थोड़ा फोकस यहाँ पे CLF के ऊपर रहेगा। CLF बन रहे हैं, लेकिन उनको जो रीप के जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं, जो कि अभी हम इसके बाद उन पे फोकस करने का प्रयास करेंगे, उसके हिसाब से जो है डेवलप करने का मतलब अपेक्षा है कि वो सलाह उस तरीके से जो है उनको करेगा, जिससे कि समय से ये पूरा हो सके और इसमें जो है हमारे इंटरवेंशंस पूरे हो जाए। तो इस तरीके से हम देखें तो ईयर 1 जो कि करंट ईयर चल रहा है, इसमें 36,174 स्वयं सहायता समूह, 4,298 विलेज ऑर्गेनाइजेशन, 159 जो है सेल्फ हेल्प क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो है अपेक्षित थे, जो कि लगभग पूरे हैं। इसी तरीके से ईयर 2 में हम बात करेंगे तो जितने भी इनका लक्ष्य निर्धारित किया गया है स्वयं सहायता समूह का, वो पूरा हो जाना चाहिए। 5,060 जो अंतिम फिगर है कि इतने का लक्ष्य है वो भी पूरा होना चाहिए, और 300 CLF अगले साल तक विकसित होनी है, जो कि रीप के मानदंडों के हिसाब से उनको विकसित करना है। और इसके हिसाब से 4,60,000 हाउस होल्ड को जो है इनमें आच्छादित किया जाना है। तो इस तरीके से 4,60,000 जो SRLM का लक्ष्य है वो इस तरीके से 3 साल में जो है यहाँ बांटने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब SRLM को यहाँ पे थोड़ा सा प्रोएक्टिव रोल, जिससे कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम समय से हो जाए, वो निभाना पड़ेगा।
नेक्स्ट। इसके साथ साथ वही बात है, इसमें दोबारा से कहने का प्रयास किया गया है कि जो मोबिलाइजेशन रोल है, मोबिलाइजेशन और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का कार्य, जैसे सीपीडी साहब का इसमें काफ़ी फोकस है कि ये इस वाले पार्ट पे ये सरलम ज़्यादा फोकस करेगा और वो जो है समय से उस चीज़ को करेगा। तो इसमें पीओज जो टारगेट हाउस होल्ड है उनका मोबिलाइजेशन जो कमिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में करना है वो यूसरलम के पार्ट पे है, और CLF को रीप के मानकों के अनुसार विकसित करना वो भी यूसरलम के पार्ट पे है। और उसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो सेकेंडरी नॉमिनल, यहाँ पे नॉमिनल लिखा हुआ है, नॉमिनल मेंबरशिप को बढ़ाना है, वो करना है, जो कि मोबिलाइजेशन और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के पार्ट पे है, यूसरलम से अपेक्षित है। नेक्स्ट। ये वो क्राइटेरिया है जो मैं अभी कह रहा था CLF के लिए कि CLF को यूसरलम को एज पर रीप कि जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया है उनके साथ करना है। इसके बैकग्राउंड में बताएंगे ये क्राइटेरिया तो और भी थोड़ा ज़्यादा थे, बट कोविड सिचुएशन को देखते हुए और कुछ देखते हुए कि वो बहुत ज़्यादा अभी रिलेवेंट नहीं लगे, उसको देखते हुए मिशन मेंबर्स ने इस पर काफ़ी एक्सरसाइज की और ये यूसरलम के साथ भी जो है इस पर काफ़ी डिस्कशन हो गया। तो अब इसमें फाइनली जो है 6 क्राइटेरिया मुख्य रूप से निर्धारित किए गए हैं कि जिसके ऊपर यूसरलम के द्वारा CLF को मतलब विकसित किया जाना है या उनका विकास करना है, वो एज पर इन क्राइटेरिया के हिसाब से करना है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि सारे जो CLF हैं यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन है वो पंजीकृत हो, रीप हो या ILST हो या हमारा यूलिप हो। हम IFED के हिसाब से तो वो जब तक अगर CLF रजिस्टर्ड नहीं है तो वो CLF नहीं है, तो जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो जाती, क्योंकि हम कोई भी कार्य करें तो जब तक कोई ना किसी लीगल एंटिटी के रूप में वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि IFED या IFED के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कई बार बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, तो छोटे छोटे या कई बार कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी जो है MOUs करने पड़ते हैं, एग्रीमेंट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए कई बार रजिस्ट्रेशन जो है ज़रूरी हो जाता है। इवन हम बिजनेस करें, बिजनेस को आगे बढ़ाएं, उसके लिए भी जो है एक लीगल बॉडी होनी बहुत ज़रूरी है। तो रिक्वेस्ट यहाँ पे यही है कि जो भी फेडरेशन बने इसमें यूसरलम के अंदर, तो वो सारी रजिस्टर्ड हों और उसमें वो स्कोप रहना चाहिए कि वो जो सेकेंडरी मेंबरशिप या नॉमिनल मेंबरशिप के लिए एक्सेप्ट करने को तैयार हों, और उनका जो ऑफिस है वो थोड़ा उपयुक्त क्षेत्र में होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि उपयुक्त क्षेत्र से यहाँ अगर मैं इसका खुलासा करना चाहूँ तो ये है कि ऐसा ना हो कि जैसे फेडरेशन रजिस्टर्ड है, 9 लोगों का या 7 लोगों का बोर्ड है, उसमें किसी के घर का ऑफिस दे दिया। कई बार रजिस्ट्रेशन के फॉर्मेलिटी की वजह से ऐसा करना पड़ता है कि वो आधार कार्ड लगा है, आधार कार्ड के आधार पे ही जो है उसका रजिस्ट्रेशन के रजिस्टर्ड कार्यालय भी उसको कर देते हैं। क्योंकि ये एक एंटिटी के रूप में कार्य करेंगे, आने वाले समय में इनके साथ जो है एक बहुत संगठित रूप से और एक सिस्टम की तरह जो है कार्य होना है, तो अपेक्षा ये की जाती है कि इनका एक अच्छा सा ऑफिस हो, एक ऐसी जगह ऑफिस हो जो कि लोगों की एक्सेस में हो। चौथा बात करें तो एक अकाउंटेंट की जो नियुक्ति है, अकाउंटेंट में मैं यहाँ पे फिर से दोहराना चाहूँगा, पहले भी बात होती रही है कि इसमें जैसा कि बताया गया है यूसरलम में भी कि लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ की धनराशि होती है, उसको भी मैनेज करना होता है, उसके इंटरेस्ट को भी जो है कैलकुलेट करना है, उससे भी एक बिजनेस जनरेट होता है। दूसरा ये है कि जो CLF हैं या जो लाइवलीहुड कलेक्टर्स के रूप में काम करेंगी, उनको बिजनेस भी करना होगा, तो उनकी भी डे टू डे अकाउंटिंग होगी, बहुत सारे जो है दस्तावेजों का जो है उसको रख रखाव करना होगा। तो इसमें एक सक्षम अकाउंटेंट, मतलब एक ऐसा अकाउंटेंट कम एडमिन टाइप आदमी चाहिए होता है जो कि पूरे ऑफिस को जो है मैनेज कर सके। तो रिक्वेस्ट इसमें यही रहेगी कि जो भी नियुक्तियां हों या जो लोग भी जिस स्तर से भी इसमें जो है प्रयास किए जा रहे होंगे, उनसे अपेक्षा यही है कि एक कम्पिटेंट अकाउंटेंट की जो है वहाँ नियुक्ति कराएं, जिससे चाहे वो CIF वाले फंड को मैनेज वाला कार्य हो, चाहे इसके आने वाले टाइम में जो बिजनेस के कार्य हो, उनको अच्छी तरीके से अंजाम दे चुके और उसके एक एडमिन के रूप में भी जो है वहाँ पे कार्य कर सके। पांचवी बात हम करें तो इसमें जैसे कि यूसरलम के तरफ से काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, अपने मॉड्यूल्स हैं, तो उसमें अपेक्षा की गई है कि वो मॉड्यूल्स जो हैं कवर हो जाएं और समय से कवर हो जाएं, जिससे कि जब लाइवलीहुड के इंटरवेंशंस हों तो उन प्रोग्राम के साथ क्लैश ना हो। और ये भी अपेक्षा की गई है कि जो शेयर धारक हैं, शेयर धारक हमारा जो कोऑपरेटिव एक्ट कहता है उसमें बेसिकली इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप परमिटेड नहीं है,
कोऑपरेटिव एक्ट, जो सेल्फ गवर्नमेंट कोऑपरेटिव एक्ट 2003 है, उसमें हम ये कहें कि हमारा एसएचजी मेंबर बन जाएगा तो एसएचजी की मेंबरशिप परमिटेड नहीं है, वहाँ इंडिविजुअल मेंबरशिप ही परमिटेड है। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जिसमें जो अगर एसएचजी है या अज्ञानता बस ऐसा हुआ है तो वहाँ को उसको इंडिविजुअल मेंबरशिप में कन्वर्ट करना है और इंडिविजुअल मेंबरशिप कलेक्ट करके वहाँ पे जमा करनी है और उसके अगेंस्ट में उसको एक सर्टिफिकेट जारी करना है। तो ये एक इस तरीके है। दूसरा है कि गुड गवर्नेंस सिस्टम वहाँ पे इस्टेब्लिश हो। गुड गवर्नेंस में बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन हम अभी यहाँ पे जो फोकस कर रहे हैं वो ये है कि उनकी रेगुलर बीओडी मीटिंग हो। अगर हम एक महीने में एक मीटिंग की भी बात करते हैं तो साल में जो है 12 मीटिंग हो जाती हैं और उसमें जो अटेंडेंस हो, मतलब मीटिंग्स भी आइसोलेशन में ना हो कि दो तीन लोग आए और उसने कर ली हो। अगर इस तरीके से 2 या 3 लोग जो है मीटिंग कर रहे हैं तो वो गुड गवर्नेंस का जो है एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो उसका कोरम पूरा हो। हम तो कोरम ये कहेंगे कि इसमें ज़्यादा हो, 100% रहे तो और अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 70% जो बीओडी मेंबर्स हैं उसके साथ जो है उसमें मीटिंग्स मिनिटाइज हों, वो रिकॉर्ड्स लिखे हुए हों और उसके साथ साथ जो है उसके जो और रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 6 क्राइटेरिया हैं जिसकी अपेक्षा जो है की जा रही है कि जो CLF होंगे वो इस जो 6 क्राइटेरिया के आधार पर डेवलप होंगे, जिससे कि रीप फर्दर यहाँ से जो है आगे बढ़ सके। नेक्स्ट, ये उत्पादक समूह है जो कि अभी सीन में नहीं है, मतलब यूएसएलएम वाले एरिया में सीन में नहीं है, मतलब हमारे स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। LSP के एरिया में तो जो है पहले से ही उत्पादक ग्रुप बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो मोबिलाइजेशन होगा प्रोड्यूसर ग्रुप का, वो अपेक्षा की गई कि बीओ का जो है रोल उसमें अहम होगा और बीओ को गाइड करने के लिए यहाँ पे एक मिली जुली भूमिका है। मतलब एक तो ये है कि यूएसएलएम में भी मैंडेट है प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने का, रीप ने तो कहा हुआ ही है और जो रीप ने कहा है वो लगभग वही कहा है जो कि यूएसएलएम के मैंडेट में है कि बीओ बनाएगा, कमोडिटी बेस होगा, 10 से 50 लोग जो है उसके मेंबर्स होंगे और वो लोग जो है एक तरीके की लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। वही रीप ने जो है उनकी बात को इसमें और प्रबलता से कहा है। तो अपेक्षा यहाँ पे ये है कि यूएसएलएम भी प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने के ऊपर बात करेगा, वो टाइम से कर लें। दूसरा ये है कि जो बीओ है उनको मोबिलाइज करने के लिए रीप स्टाफ प्लस यूएसएलएम स्टाफ दोनों को जो है अपने एफर्ट डालने हैं, जिससे कि समय से जो है इनका मोबिलाइजेशन हो जाए। दूसरा ये है कि जब ये मोबिलाइजेशन हो रहा होगा, इसके साथ साथ जो प्रोड्यूसर ग्रुप के लोग होंगे उनको शेयर होल्डिंग दिलवानी है हमारे CLF के साथ। इसमें जो उनके शेयर्स मोबिलाइज होंगे उनको जो है CLF में जमा करवाना है। ये भी दोनों का जो है यहाँ पे भूमिका रहेगी और इसके सापेक्ष मतलब पहला मोबिलाइजेशन यूएसएलएम की तरफ से है और जैसे जैसे मोबिलाइजेशन होता रहेगा, यानी कि हम कह रहे हैं कि 400 शेयरधारक मोबिलाइज कराने हैं, तो जब ये मोबिलाइज हो रहे होंगे तो इनके मोबिलाइजेशन के साथ साथ रीप जो है उसमें मैचिंग ग्रांट के रूप में भी कुछ अपना शेयर डाल रहा होगा और रीप उसको इंश्योर कर रहा होगा कि वो ग्रांट जो है जैसे जैसे शेयर होल्डर मोबिलाइज हो रहे हैं वो ग्रांट वहाँ पे जो है पहुँचती जाए। तो यहाँ पे एक संयुक्त जो है भागीदारी है। और इसके अलावा जितनी भी लाइवलीहुड इंटरवेंशंस होंगे जो प्रोड्यूसर ग्रुप में होंगे, वो सारे के सारे जो रीप की टीम है उसके मार्गदर्शन में और उसकी टीम में जितने भी स्टाफ आते हैं वो प्लस CLF का स्टाफ उनके माध्यम से जो है सारे के सारे इंटरवेंशंस, लाइवलीहुड इंटरवेंशन जो है प्रोड्यूसर ग्रुप पे, कुछ प्रोड्यूसर ग्रुप पे किए जा रहे होंगे और कुछ लाइवलीहुड कलेक्टिव के स्तर पे किए जा रहे होंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब क्योंकि वैसे तो काफ़ी लोग जानते होंगे, क्योंकि यूएसएलएम एरिया में ज़्यादातर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे उत्पादक ग्रुप है और यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये उत्पादक ग्रुप क्या करेगा। तो एक की पॉइंट्स के रूप में जो है हमने पॉइंट लिखे होंगे, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। अगर हम यहाँ करें, अगर इनका मेन फंक्शन हम देखते हैं तो ये है कि फसल उत्पादन चक्र के अनुसार जो है ये मीटिंग कर रहे होंगे और उसके प्रोडक्शन के लिए जो है अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे और उसके लिए जो ज़रूरी कागजात हैं उसका जो है अरेंजमेंट कर रहे होंगे। इसके साथ साथ जो है कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही होगी, उसमें ये प्रतिभाग करेंगे और जो मार्केट की डिमांड होगी, जैसा कि कहा कि ये IFED का तीसरा प्रोजेक्ट है और इसमें जो है हम
जो मार्केट की डिमांड है उसके अनुसार जो है जो हमारे यहाँ कमोडिटी हो सकती है उन पे जो है कार्य करेंगे और वो चीज़ जो है मार्केट को कटर करेंगे। तो वो जो है प्रोड्यूसर ग्रुप जो सिमिलर एक्टिविटीज़ के होंगे, जब होंगे तभी जो है वो चीज़ संभव हो पाएगी। तो वो ये कार्य कर रहे होंगे। नेक्स्ट, ये जो भी कार्य कर रहे होंगे उसमें जितने भी इनपुट्स की जरूरत होगी उसका कलेक्टिव प्रिक्योरमेंट प्लस जो सरप्लस हो रहा होगा उसका जो है कलेक्टिव मार्केटिंग कर रहे होंगे। एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर की जो भी सर्विसेज होंगी अपने लोगों तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे होंगे, यानी उस चीज़ को जो है और आगे बढ़ा रहे होंगे। जितना भी सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा होगा उसका ये अपने गांव के स्तर पे जो है कलेक्ट कर रहे होंगे और सीएलएफ के माध्यम से उसको बेचने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ प्राइमरी लेवल के इंटरप्राइजेस जिसमें प्रोसेसिंग भी शामिल है, उस तरीके के कार्य जो है जो छोटे छोटे इंटरप्राइज हैं या छोटे लाइवलीहुड इंटरवेंशन जो एक सामूहिक रूप से हो रहे होंगे उसको इस स्तर पे जो है करने की अपेक्षा की गई है कि प्रोड्यूसर ग्रुप इस तरीके का कार्य किया जा रहा होगा। तो कुल मिला के ये 6-7 फंक्शंस हैं जिसको जो है प्रोड्यूसर ग्रुप कर रहा होगा। हमें स्वयं सहायता समूह के फंक्शंस तो पहले से ही पता है, जिसमें पंचसूत्रा है और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ रहती हैं, उसमें एक आय अर्जक गतिविधियाँ भी जो है शामिल रहती हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये थोड़ा उससे इतर है, इतर मतलब थोड़ा सा हटके है और ये फोकस है इसका पूरा बिजनेस वाले पार्ट पे या कमोडिटी बेस्ड प्रोडक्शन के ऊपर, उसके एग्रीगेशन के ऊपर, उसकी ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग। तो इस तरीके के कार्य जो है हमें प्रोड्यूसर ग्रुप से अपेक्षित है। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरीके से अब हम ग्राम संगठन, वैसे इस पे बात हो गई, छोटा सा नटशेल में कह देते हैं इसको कि इसके मेन फंक्शन की हम बात करें तो इसका मेन रोल तो ग्रुप फॉर्मेशन कराने में है, मतलब एक जैसे लोगों का चयन कराने में है और सीएलएफ स्टाफ के साथ मिलके जो है उनको फिर प्रोड्यूसर ग्रुप बनाना है। ड्रज रिडक्शन की एक्टिविटीज़ को भी इम्प्लीमेंट कराना है। इसमें परियोजना के अंतर्गत पहले जितनी ड्रज रिडक्शन एक्टिविटीज़ थी उसको बीओ स्तर पे इम्प्लीमेंट करने का था, लेकिन बाद में ये हुआ कि इसका जो प्लानिंग होगी और उसका कंसोलिडेशन होगा वो क्लस्टर लेवल पे होगा और क्लस्टर लेवल पे जो इनकी नीड होगी उसके हिसाब से जो भी ड्रज रिडक्शन टूल होंगे वो इनको उपलब्ध होंगे और फर्दर इनका जो है गांव तक पहुंचाना या वो जो सर्विसेज उन्होंने ली उसके सर्विसेज के अगेंस्ट में जो है उनसे सर्विस चार्ज वसूलना या उनका मेंटेनेंस देखना, वो इनसे जो है बीओ लेवल पे अपेक्षित है। इसके अलावा जो अल्ट्रा पुअर पैकेज है, अल्ट्रा पुअर पैकेज को जो है इम्प्लीमेंट करवाना भी जो है प्रोड्यूसर। अल्ट्रा पुअर पैकेज तो बेसिकली सब लेवल पे है, हमारा बीओ लेवल पे भी है, लाइवलीहुड कलेक्टिव लेवल पे भी है। तो यहाँ पे भी चूंकि वो अंतिम व्यक्ति तक जाना है और वो थ्रू प्रोड्यूसर ग्रुप और सीएलएफ के थ्रू, बीओस के थ्रू पास होना है, तो इसलिए वहाँ पे सभी की भूमिका अपेक्षित की गई। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर हम जो सीएलएफ है, सीएलएफ एलसी बोल रहे हैं, ये सीएलएफ ही है, बस यहाँ पे डिमार्केशन के लिए और पहचान के लिए कि ये अडॉप्टेड है, उसको सीएलएफ एलसी बोल रहे हैं। है वो सीएलएफ ही, क्योंकि ये अडॉप्ट कर रहा है, रीप अडॉप्ट कर रहा है, तो ये अडॉप्टेड है ये पता चल सके, इसलिए इसको सीएलएफ एलसी बोल रहे हैं। और ये क्योंकि उस अरलम में जैसा कि पहले डिस्कशन हुआ कि 600 प्लस लाइवलीहुड क्लस्टर लेवल फेडरेशंस बननी है, उन 600 प्लस में से जो है 440 को ही जो है रीप के अंतर्गत बेस्ड ऑन द सिलेक्शन क्राइटेरिया पे जो है अडॉप्ट किया जाना है और उनको फिर जो है हम सीएलएफ एलसी का नाम उनको दिया गया है, जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन या ये जानने के लिए अडॉप्टेड है। ऑनलाइन तो सीएलएफ की जो फंक्शंस हैं बेसिकली वो सारे लाइवलीहुड एक्टिविटी बेस्ड फंक्शन हैं, जिसमें जो लाइवलीहुड इंटरवेंशंस हैं जिसमें प्रोसेसिंग के काम होंगे, शॉर्टिंग के काम होंगे, ग्रेडिंग के काम होंगे, जो कि प्रोड्यूसर ग्रुप का जो प्रोड्यूस है जो कलेक्ट होके आ रहा होगा वो फिर सेंट्रलाइज हो रहा होगा हमारी लाइवलीहुड कलेक्टिव्स पे, यानी सीएलएफ लेवल पे एकत्रित हो रहा होगा और उसका फर्दर उसकी जो वैल्यू एडिशन करना है वो वैल्यू एडिशन के कार्य फेडरेशन लेवल पे किए जा रहे होंगे
और इसके साथ साथ जहाँ कन्वर्जेंस की आवश्यकता होगी CLF के माध्यम से जो है वो कन्वर्जेंस किया जा रहा होगा। और जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोड्यूसर ग्रुप के साथ मिलके करनी है, उनको लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ को जो पास कराने के लिए या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कराने के लिए कार्य जो है हमारे CLF लेवल पे किए जा रहे होंगे। क्या हो गया? तो जैसा कि मैंने बताया कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होंगे, वो मैंने बता दिया है। लाइवलीहुड पैकेज होंगे, वो भी होगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो कि CLF के माध्यम से किया जा रहा होगा। जितने भी मतलब इनपुट सप्लाई जितनी तरीके की इनपुट जो है फार्मर्स की ज़रूरत होगी वो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही होगी, और उसके हिसाब से वो इस इनपुट्स की जो सप्लाई ग्रास रूट लेवल यानी कि प्रोड्यूसर ग्रुप मेंबर्स तक, और उनके जो सरप्लस प्रोडक्शन होगा उसका फिर फॉरवर्ड लिंकेजेस मतलब टाई अप्स करके वो जो बायर्स होंगे या जो बड़े वेंडर्स होंगे उनके साथ जो है टाई अप्स करके जो है उनको उपलब्ध कराया जा रहा होगा। इसके साथ साथ जो है ये सारी की सारी CLF LC हमारे जो FPO बनेंगे, अभी FPO के ऊपर भी आएंगे, उनके साथ नेटवर्किंग कर रहे होंगे, और जिससे कि फर्दर इनकी सस्टेनेबिलिटी जो है इंश्योर हो सके, क्योंकि परियोजना एक निश्चित अवधि के लिए है और निश्चित अवधि के बाद जो है चले जाना है। तो एक सिस्टम यानी एक नीचे से लेके ऊपर तक, यानी ग्राम सभा से लेके कह सकते हैं कि जो हैमलेट है वहाँ से लेके जो इनकी कमोडिटी बेस FPO बनेंगी वहाँ तक जो है एक नेटवर्किंग की बात की गई है, जिससे कि जैसे कि ये सपोर्ट हटता है, परियोजना विड्रॉ होती है, तो ये एग्जिट स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है कि एक सशक्त है जो है हमें FPO बनाना है। उसके लिए जो है उनको FPOs के साथ नेटवर्किंग करना है जो CLF की, जिससे कि वो उसका हिस्सा बन के आगे के लिए कार्य करते रहे। सरकारी विभागों के साथ कन्वर्जेंस करना है। यहाँ पे एक जो है बैंक मित्र के साथ अभी इनको जो है कार्य करना है। यहाँ पे एक मेन फंक्शन जो फाइनेंस लिवरेज कराने का है या बैंक लिंकेज को बढ़ाना है, या उपासक, CLF और बैंक सखी तीनों का जो है एक मिला जुला कार्य रहेगा, जिससे कि ये जो है प्रोड्यूसर ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो है नीड को कैटर कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो उपासक के माध्यम से जो स्टाफ डिप्लॉय हो रहा होगा वो बैंक सखी होगा, वो CLF लेवल पे प्लेस्ड होगा, और जो हमारे प्रोड्यूसर ग्रुप्स हैं उनकी जो नीड्स आ रही होंगी उस नीड को कंसोलिडेट करके फेडरेशन के माध्यम से उसको बैंक लिंकेज करने का कार्य कर रहा होगा। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस है, एनिमल इंश्योरेंस है, इस तरीके के इंश्योरेंस में भी जो है डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर, डिफरेंट सर्विस एजेंसीज के माध्यम से हमारे जो फार्मर्स के साथ इनका जो है टाई अप यहाँ पे अपेक्षित किया गया है। आगे बढ़ेगा क्या ये CLF लेवल तक की बात थी। अभी इसमें होगा, इसके साथ साथ जो है हमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने हैं, जैसे कि कल भी बात हुई थी कि 95 बनाने हैं। अभी वो एस्टिमेटेड है, वो फिक्स नहीं है। वो हमारा जब फॉर्मेशन होगा कमोडिटी के या जो वैल्यू चेन, प्रबल वैल्यू चेन होंगी, या हमारा अबंडेंस टू प्रोडक्ट्स के बेस पे उसको कंसोलिडेट करने का प्रयास किया जाएगा। तो उसके मोबिलाइजेशन के लिए भी यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर या टेक्निकल सर्विस एजेंसी परियोजना में अपेक्षित है, जो कि UGPS के माध्यम से की जाएगी। उसके बाद जो है जो एजेंसी होगी उसका जो है मुख्य रोल होगा कि जो हमारा FPO हो वो हमारे कमोडिटी बेस बने, यानी कि जो वैल्यू चेन्स हैं उस एरिया की किस किस ज्योग्राफी के हिसाब से कितने हमारे FPOs बनेंगे, जो हमारी लोगों की यानी CLF की नीड को जो है कटर कर पा रहे होंगे, वो उसका रोल होगा। उसके साथ साथ जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होंगे, यानी कि FPO को सशक्त करने के लिए जितने तरीके के जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जिसमें गुड गवर्नेंस सिस्टम है, बिजनेस प्लानिंग एंड मार्केटिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, उनको जो है स्ट्रेंथन करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर होगा या जो टेक्निकल सर्विस एजेंसी होगी उसके माध्यम से किया जा रहा होगा। और इसके साथ साथ जो है उसका दूसरा रोल ये होगा कि जो CLF हैं, यानी कि जो यूसरलम के जो अडॉप्टेड CLF होंगे प्लस ILSP के जो LCs होंगे उसको भी स्ट्रेंथन कर रहा होगा, और उनके साथ भी नेटवर्किंग करके उनको मेन स्ट्रीमिंग कर रहा होगा। तो इस तरीके से जो टेक्निकल सर्विस एजेंसी होगी उसका FPO फॉर्मेशन का, और जो हमारे जितने भी संगठन हैं क्लस्टर लेवल टू FPO लेवल जितने भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है उसको जो है इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। नेक्स्ट प्लीज।
इसी तरीके से जो ये एफपीओ बनेगा, इसके रोल्स क्या होंगे, ये क्या कार्य कर रहा होगा, ये इस तरीके से जो है इसमें बताने का प्रयास किया। तो इसमें एक तो सिस्टमेटिक ग्रोथ की बात की गई है कि ये लुक आफ्टर करेगा सीएलएफ को। दूसरा जो है जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो है इसके टाई अप्स होंगे, उसके साथ मीटिंग्स करेगा और एक अलायंस बनाने की कोशिश करेगा, और जो क्वालिटी इनपुट्स हैं उसको इंश्योर करेगा। नेक्स्ट प्लीज। जो वैल्यू एडिशन के कार्य हैं वो भी ये बड़े इंटरप्राइजेस होंगे, बड़े इंटरप्राइजेस के रूप में जो है डेवलप कर रहा होगा, यानी कि हमारे प्राइमरी लेवल इंटरप्राइजेस ग्रुप लेवल पे होंगे, फिर सेकेंडरी, और उससे जो है बड़े इंटरप्राइजेस जो है वो एफपीओ लेवल पे होंगे। तो सिमिलर लाइन में जो है कार्य कर रहा होगा, बस स्केल का फर्क होगा। यहाँ पे कन्वर्जेंस यहाँ भी एक्सपेक्टेड है, और जो बड़े इंटरप्राइजेस होंगे उनमें बैंक लोन्स को फैसिलिटेट कर रहा होगा, यहाँ भी जो है उपासक के माध्यम से इसमें फैसिलिटेशन हो रहा होगा, और जो भी कम्युनिटी की जो नीड्स हैं उसको कैटर करने के लिए भी ये कार्य करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ पे ये है कि जो ये संगठन है इनके लिए क्या क्या फाइनेंशियल प्रोविजन है, इनिशियली इनको चलाने के लिए किस तरीके की हेल्प रीप के माध्यम से जो है की जानी है। तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप लेवल पे कोई डायरेक्ट सपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ग्राम संगठन लेवल पे 10,000 का एक सपोर्ट है जो कि ड्रेज रिडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए है, जिसको फर्दर कंसोलिडेट करके सीएलएफ लेवल पे किया गया। अब ये सपोर्ट जो है सीएलएफ लेवल पे अपेक्षित किया गया कि वहाँ जाएगा, वहाँ से फिर ये किया जा रहा होगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट में पहले वीओ लेवल पे था। तो इस तरीके के सपोर्ट यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट प्लीज। इसके अलावा जो एलएसपी के अंतर्गत जो फेडरेशंस यानी जो लाइवलीहुड कलेक्टिव्स बनी गई हैं उनको इंसेंटिव स्पेस पे जो है उनको सपोर्ट करना है, जो कि पहले से चल रही थी। तो इसमें इनके लिए कुछ धनराशि है कि 3 लाख रुपए की धनराशि जो 5 साल पूरी कर चुकी हैं या उनसे ज़्यादा के पूरी कर चुकी हैं उनके लिए अलग प्रावधान है। जो 3 साल तक या 3 से 5 साल के बीच में उनके लिए अलग प्रावधान है। तो जो 3 से 5 साल के बीच में उनको 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष देना है, जो कि 3 साल तक देना है। और इसी तरीके से जो 5 साल प्लस हैं उनको भी 3 लाख रुपए देना है, लेकिन उनके लिए 2 ही साल देना है। लेकिन इनके लिए पैसा देने के लिए क्राइटेरियाज अलग हैं। जो 5 ईयर प्लस हैं उनको जो है वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रुपए का करना है, और जो 3 to 5 ईयर्स के रेंज में है उनका सपोर्ट जो है उनको जो टर्नओवर करना है वो 36 लाख करना है। इस पे काफ़ी डिस्कशन हुए हैं, फील्ड से फीडबैक आए हैं, हमने जो है काफ़ी इस पे मंथन किया, लेकिन इसमें ये महसूस किया गया कि ये टर्नओवर क्राइटेरिया में थोड़ा जो है रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। उसके पीछे बहुत सारे जो है रीजंस हैं। एक तो ये कि जो रीप परियोजना का शुभारंभ होना था वो थोड़ा विलम्ब हुआ, कोविड चलता रहा और उसकी वजह से ये कार्य नहीं हो पाया, तो एक गैप आ गया। तो उस गैप को थोड़ा मिटिगेट करने के लिए फर्दर 1 साल के लिए जो है मिशन से आईफेड से जो है रिक्वेस्ट की गई है कि इनको हम कुछ क्राइटेरिया जो हमारे गैप्स आ गए हैं उनको मेंटेन करने के लिए 1 साल तक जो है रिलैक्स किया जाए, और उसके बाद जो है फिर जो ये क्राइटेरिया को जो है यथावत लागू किया जाएगा। तो जो क्राइटेरिया प्रपोज किए गए हैं वो उसके लिए मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहूँगा। नेक्स्ट प्लीज। तो इसमें जो कि एक इंस्टीट्यूशन से अपेक्षित होता है उस तरीके के क्राइटेरिया रखे गए हैं कि वो अपना रेगुलर मीटिंग करें, एजीएम करें, ऑडिट कराएं, और जो है अपना एक ठोस बिजनेस प्लान बनाएं। जो उनकी पूंजी है उस पूंजी को जो है उसमें ऐसा बिजनेस प्लान बनाएं, उसके कुछ पार्ट यानी जो उनके पास पूंजी है उस पूंजी को भी जो है उसमें लगाने का प्रावधान करें, लेकिन जस्टिफाइड हो, एक गुड बिजनेस प्लान हो उनका। दूसरा जो है एमआईएस जो जिसमें प्रविष्टियां नहीं हो रही हैं उनकी प्रविष्टियां पूरी कर लें, और इसके साथ साथ जो है वहाँ पे किसी को जिम्मेदार नियुक्त करें जो कि रीप के साथ डायलॉग कर सके, चाहे वो बोर्ड के लोग हों या बोर्ड के द्वारा कोई नियुक्त स्टाफ हो। तो इस तरीके का वो प्रोविजन करेंगे। उसके बाद जो है रीप अपनी सपोर्ट यहाँ से देगा। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरीके से जो एडॉप्टेड सीएलएफ होगा उसके लिए जो वित्तीय प्रावधान यहाँ रखे गए हैं, जिसमें 4.5 लाख का प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है, जिसमें मुख्य रूप से एक सीईओ कम बिजनेस फैसिलिटेटर के रूप में एक स्टाफ काम करेगा और 2 स्टाफ होंगे जो कि बिजनेस प्रमोटर के रूप में कार्य कर रहे होंगे। ये वित्तीय वर्ष सिर्फ 3 साल के लिए होगा। 3 साल के लिए जो 4.5 लाख रुपए है इसका जो है हाफ हो जाएगा, और हाफ सपोर्ट पे फिर हाफ सपोर्ट के लिए उनको सेल्फ से जो है मैनेज करना होगा। इसी तरीके से इसमें जो कंप्यूटर और अकाउंटेंट
का जो फैसिलिटेशन है या जो धनराशि मोबिलाइज होनी है वो उपासक से होनी है, क्योंकि अकाउंटेंट की व्यवस्था रीप में नहीं है। वो पार्ट जो है यूँ सलम से मोबिलाइज किया जाएगा। प्लीज नेक्स्ट। यहाँ पे रीप के माध्यम से यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का भी जो है सपोर्ट प्लान किया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए टोटल अमाउंट है, जिसमें 80% जो है प्रोजेक्ट के थ्रू उनको दिया जाएगा और 20% जो है उन्होंने अपने रिसोर्सेज से मोबिलाइज, यानी कि उनका अनुदान रहेगा। इसी तरीके से जो शेयर धारक होंगे इनसे जो शेयर होल्डर्स जुड़ेंगे उसके लिए मैचिंग ग्रांट का प्रावधान है। इसमें दो राउंड्स में जो है उनको धनराशि दी जानी है परियोजना की तरफ से। 500 रुपए के हिसाब से पर शेयर होल्डर दिया जाना है। एक साल में 500 रुपए देंगे और 500 रुपए शेयर होल्डर अपना देगा। तो इस तरीके से 1000 रुपए मोबिलाइज होंगे जो कि CLF के अकाउंट में जमा होंगे। अगली बार फिर जो है 500 रुपए परियोजना मैचिंग ग्रांट के वो 500 रुपए मोबिलाइज करेंगे और मैचिंग ग्रांट के लिए जो है परियोजना देगी। तो इस तरीके से परियोजना से 1000 रुपए मोबिलाइज होगा और 1000 रुपए ही जो है बेनिफिशियरी से मोबिलाइज होगा, जो कि CLF में उनका शेयर होगा। और जो CLF का जो शेयर होगा इसका 50% फिर फर्दर IPOs के लिए मोबिलाइज किया जाएगा, जिससे कि उनके बिजनेस एक्टिविटीज को उस फंड से किया जा सके। इसी तरीके से IPO लेवल पे भी यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट है। इसमें 7 लाख रुपए का एक तो 4 लाख रुपए का जो है ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए सपोर्ट दिया गया है। स्टाफ के लिए 7 लाख रुपए है, जिसमें 3 साल तक तो 7 लाख रुपए दिया जाएगा और अगले 2 साल के लिए 7 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन ये इंसेंटिव बेस होगा, मतलब बिजनेस के आधार पे होगा। ये एक मुश्त वैसे नहीं होगा, इसका जो है फिर उनके बिजनेस के अगेंस्ट में इनको रिलीज किया जाएगा। और पहले 3 साल के लिए ही जो है इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए जाएंगे और जो लास्ट के 2 साल हैं उसके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। यानी कि जो सैलरी सपोर्ट भी जो लास्ट के 2 साल पे दिया जा रहा होगा वो बिजनेस के आधार पे होगा और जो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो अपने बिजनेस से ही मैनेज कर रहे होंगे। यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे हो जाएगा और ये अपने बिजनेस को आगे इम्प्रूव करेंगे, उसके हिसाब से अपने खर्चे वहाँ से मैनेज करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। IPO लेवल पे भी जो है वर्किंग कैपिटल 10 लाख रुपए का है, जिसमें 90% प्रोजेक्ट की तरफ से है और 10% उनको जो है सेल्फ का मोबिलाइज करना है। और इनके जो है AGMs एंड ऑडिट के लिए भी इसमें 3 साल के लिए प्रावधान किए गए हैं। इनिशियली 3 इयर्स के लिए उनको परियोजना की तरफ से दिए जाएंगे, उसके बाद उनको जो है स्वयं मैनेज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू आपने पेशेंसली सुना, मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। प्लीज। थैंक यू रईस जी। मैं अब आमंत्रित करूंगा ACO USRLM मिस्टर पांडे कि आप इस पे अपने एक्सपर्ट कमेंट देने की कोशिश करें। थैंक यू। डायस पर उपस्थित PD मैम, मीरा मैम, श्रीकांत शेट्टी सर, अरविंद जॉन सर और विभिन्न ऑनलाइन जुड़ी हुई गिरिजा मैम, जिनके मार्गदर्शन में बहुत सारी चीज़ें इसमें रीप में हुई हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिनके मार्गदर्शन में नेतृत्व में काम होना है विभिन्न जनपदों से आए हुए मुख्य विकास अधिकारी महोदया। इसके अतिरिक्त हमारे जनपदों से आए हुए जो जिला मिशन प्रबंधक हैं, PD हैं, APD हैं, और जो USRLM की हमारी स्टेट की टीम है और जो रीप की टीम है, सबका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप लोग पिछले 2 दिन से, कल का पूरा सत्र था जो है और आज भी अभी एक सत्र हो चुका है, इसमें बहुत गंभीरता से एक एक चीज़ों का मंथन किया गया है और उसके आधार पर जो प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है उसमें आपने देखा होगा कि हर लेवल पे क्या करना है, किसको करना है, कैसे करना है और कब करना है, उसमें पूरी तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। और पिछले 2 महीने की मैं बात करूं तो CPD सर जो आज नहीं है, जिनके मार्गदर्शन में सारी चीज़ें हो रही हैं, उनका इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस है और NRLM के साथ उसको कैसे क्लब करके आगे बढ़ा जा सकता है उसके बारे में उनकी चिंता और उनका जो निर्देशन है उसको हम लोग पिछले कल लगभग हाफ समय तक थे सर, जो है आप लोग समझ गए होंगे उनकी मंशा क्या थी। इसमें सारी चीज़ें लगभग कवर हो चुकी हैं
इसमें जैसे कि हमें जो बताना है आप लोगों को, इसमें हमारा प्रेजेंटेशन तो नहीं है। NRLM के बारे में आप लोग अच्छी तरह से विज्ञ हैं। हमारी पहुंच जो है प्रत्येक जनपद के सारे ब्लॉकों में, सारे ग्राम पंचायतों में है। और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक हम लोग का जो टारगेट है, जो 4,91,000 हाउस होल्ड को मोबिलाइज करना है, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 4 लाख हाउस होल्ड को मोबिलाइज कर लिया अभी तक जो है। और इसी तरह से हमें जो ग्राम संगठन है उनको 600 ग्राम संगठन हमें बनाने हैं, जिसमें से हम लोगों ने 447 ग्राम संगठन एज ऑन डेट हम लोगों ने बना लिया है। इसी तरह से जो हमें क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाने हैं, लगभग 600 बनाने हैं, और उसमें 277 हमने CLF अभी तक बना लिए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें जो अपना काम करना है, NRLM के इंड का जो काम है, चूंकि बेनिफिशरी जो है हमारे NRLM के जो महिला है, महिला स्वयं सहायता समूह, जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो इस प्रोजेक्ट की बेनिफिशरी हैं। NRLM की तो है ही है, रीप के भी लाभार्थी वही है। तो हमें चूंकि अपना जो 3 स्तर का जो संगठन है, जो CBOs है, उसको हम किस तरह से टाइम फ्रेम में पूरा करें, और इसको इस तरह से पूरा करना है कि उनको केवल हमें एक फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं करना है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि उनको किस लेवल पे हमें ले जाना है। वो कल भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी सर आ रहे हैं, तो उसी के बारे में सर थोड़ा अपडेट ले रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि हमने जो रीप का प्रेजेंटेशन अभी एक्सपर्ट के द्वारा दिया गया है और कल भी दिया गया था, तो जो इसकी परिकल्पना की गई है उसका अगर हायर लेवल देखेंगे तो उससे हमें समझना चाहिए कि हमारे जो लाभार्थी हैं इस प्रोजेक्ट के और हमारे NRLM के, उनका लेवल हमें किस लेवल तक का ले जाना है। तो ये चीज़ें हमें शुरू से, चूंकि पहले तो हम लोग अपने हिसाब से काम करते थे, अब हमें उस हिसाब से काम करना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट में आने के बाद उनका कैसे हम लोग जो है आगे ले जा सके। इसी तरह से VO लेवल पे क्या काम होना है, CLF लेवल पे क्या काम होना है, ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। दूसरा, इसमें जो इस प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जो ILSP के अंतर्गत जो इसके पहले प्रोजेक्ट चलता था रीप के पहले, उसमें आप लोगों के संज्ञान में भी है, क्योंकि जनपद स्तर पे आप लोग सब लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से काम करते हैं। तो 10,000 के लगभग PG बने हुए हैं, जिनको हम लोग SHG बोलते हैं, उसको PG बोलते हैं आप लोग। तो उनको भी हमें अडॉप्ट करना है। वो लेटर यहाँ से गया हुआ है, उसमें ACS सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, उसका मिनट सबने आप लोगों को भेजा हुआ है। तो उस काम को भी हमें अतिशीघ्र पूरा करना है, जिससे कि हम लोग जो है उसमें इस तरह की स्थिति ना पैदा हो कि जो है अभी वो अडॉप्ट नहीं हो पाए और हमको जिस मोड पे जाना चाहिए था वो नहीं जा पाए हैं। उसमें से आप लोगों के नॉलेज में भी है कि 10,225 ऐसे समूह हैं जो ILSP के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि प्योरली महिलाओं के हैं। तो उसमें तो हमें अडॉप्ट करने में किसी प्रकार का संशय और संदेह नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग जो है यथाशीघ्र जो है उनकी अडॉप्टेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। और उसमें ये भी देख लें कि जो है उसमें थोड़ा सा कई जगह से ऐसा भी आ रहा था कि कुछ ग्रुप उनके अभी फील्ड में जो है मतलब नहीं है या जो भी है, तो उसको उसी लेवल पे उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। दूसरा एक बिंदु आया कि लगभग 2,500 के आसपास ऐसे ग्रुप हैं जो कि महिला और पुरुष दोनों के मिक्स हैं। हालांकि उसमें पुरुषों की संख्या बहुत कम है। तो उसमें अभी 2 दिन पहले जो PD मैम के जो डायरेक्शन है कि जो उसमें महिलाएं, जो पुरुष हैं, उनकी जगह पे उनके जो महिलाएं हैं घर की जो है उनको ऐड किया जा सकता है। उनको ऐड करके हम लोग जो है NRLM के उसमें अडॉप्ट कर लें। तीसरा जो है एक समूह ऐसा भी है कि जो केवल प्योरली पुरुषों के हैं। तो उसके संबंध में चूंकि NRLM का जो मैंडेट है, हम उसमें किसी पुरुष सदस्य को जो है अपने NRLM के ग्रुप में नहीं जोड़ सकते हैं। तो उसके बारे में अभी आगे के क्या डायरेक्शन होंगे वो बाद में उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अभी हमें 2 लेवल पे काम अपना पूर्ण करना है। इसी तरह से आप लोगों को जैसा कि बताया गया है कि जो हमारा NRLM का जो पार्ट है, पहला तो सबसे ज़्यादा है जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमको लोगों को कलेक्ट करना है, समूह में इकट्ठा करना है। उसके बाद दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, जो कि हम लोग साथ साथ करते ही रहे।
और तीसरा जो बिंदु है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हम 3 तरीके से करते हैं। एक तो हम लोग उनको शुरू में उनको बचत करना सिखाते हैं, जो छोटी छोटी बचत होती है उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। उसके उपरांत जो है जब वो थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं, 1 महीने से 3 महीने के अंदर जो है जब उनके अकाउंट खुल जाते हैं तो कुछ हो जाता है, हम उनको रिवॉल्विंग फंड देते हैं। रिवॉल्विंग फंड के नाम सबको पता है। अभी भारत सरकार ने इस साल उसमें थोड़ा चेंज किया हुआ है। जो पहले हम 10 से 15 हज़ार के बीच में रिवॉल्विंग फंड देते थे, अब वो 20 से 30 हज़ार हो गया है। लेकिन अभी हम उसको फॉलो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारा एनुअल एक्शन प्लान पास हुआ था उसमें हम लोगों ने 10 से 15 हज़ार के बीच में ही उसको प्रेजेंट किया था। क्योंकि वो जियो भारत सरकार का उसके बाद आया था, तो भारत सरकार ने हमें छूट दी हुई है कि आप पुराने जो दरें हैं उसके आधार पर ही दें। और जो हमारा उसके उपरांत हम उनको CIF फंड देते हैं, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है, वो हम लोग 75,000 देते हैं। और उनका MCP बेस्ड जो भी प्रोजेक्ट बनता है उसके आधार पे उनका बैंक लिंकेज कराते हैं। बैंक लिंकेज में भी थोड़ा चेंज हुआ है। जो पहले 1 लाख रुपए फर्स्ट डोज था वो 1.5 लाख हो गया है, और जो सीमा उसकी 5 लाख थी वो 6 लाख हो गई है। तो ये सबको पता है। तो बेसिकली हम बेसिक काम तो अपना कर रहे हैं, और इसमें ध्यान यही रखना है कि जो कल 2-3 जो है असलम सर ने जो बातें बताई थी और सचिव साहब ने जो घोड़े के बारे में बताया था, तो हमारी जो सफलता है उस पर निर्भर करेगी कि ताकत अगर हम विपरीत दिशा में लगाएंगे तो वैसे भी साइंस का जो वर्क की परिभाषा आप लोग जानते हैं, अगर एक स्थान पे हम बहुत बड़ा भार लेके खड़े भी रहें तो अगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है तो उसमें वो काउंट नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम विपरीत दिशा में न चलें, और जो हमारा कमिटमेंट है, जैसा कि कल सर ने गीता का भी उदाहरण दिया था, वैसे मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा था। तो कहने का मतलब है कि ये लड़ाई जो है बेसिकली धर्म युद्ध की है, और इसमें धर्म के रूप में जो है हमारा जो बेनिफिशियरी है वही है। तो हम उसके लिए कितना हमारा कमिटमेंट है, अगर वो कमिटमेंट वही रहेगा कि जो वास्तव में होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमारे घोड़े विपरीत दिशा में जा ही नहीं सकते हैं। और हमारा कमिटमेंट अगर ऐसा होगा कि हमें कुछ अपने लिए कुछ सोचना है, अपने बारे में सोचना है या उनके बारे में नहीं सोचना है, तो फिर हमारे घोड़े विपरीत दिशा में जाएंगे जो है। इसके अलावा जो है इसमें जैसे कि अभी इसमें सारी चीज़ें चूँकि दोबारा से मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कि SHG लेवल पे क्या सपोर्ट मिलेगा, VO लेवल पे क्या करना है और CLF लेवल पे क्या करना है, वो सारी चीज़ें भी रईस जी ने पूरा सारी चीज़ों के बारे में बताया। अल्ट्रा पुअर पैकेज क्या है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो चुका है। कैपिटल शेयर क्या होगा, इसमें एक जो है महत्वपूर्ण चीज़ जो है जिसके बारे में ये था कि CLF लेवल पे जो स्टाफ रखा जाएगा उसके बारे में शायद मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा सा बताना मैं जरूरी समझ रहा हूँ। उसमें 4 तरीके के स्टाफ रखे जाएंगे। 3 स्टाफ का सपोर्ट तो रीप के द्वारा किया जाएगा, और उनका 3 साल तक का जो सपोर्ट है फर्स्ट 3 ईयर वो फुल सपोर्ट रहेगा, और लास्ट के 2 ईयर में आधा रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है, कहने का मतलब एक मॉडल है सेल्फ सस्टेन मॉडल के बारे में बात की जा रही है कि ऐसा ना हो कि कई बार देखा गया है कि कोई प्रोजेक्ट खत्म होता है तो फिर वो वहीं पर जो है लोग उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमें इस मॉडल को आगे ले जाना है कि जिससे उसकी सस्टेनेबिलिटी आगे तक बनी रहे। तो इसमें जो अकाउंटेंट को रखे जाने का इसमें प्रावधान किया गया है, तो इसमें हमें कहा गया है कि आप NRLM की तरफ से रखेंगे, तो NRLM से 3.5 लाख रुपए का पर CLF को हम सपोर्ट देते हैं। तो उसमें मैम के संज्ञान में लाना चाहूँगा, क्योंकि मैम जो है DGQI भी देख रही हैं, तो उसमें हम लोगों ने मैम एक निर्णय लिया था कि चूंकि उसमें भी ये है कि जो जिनको हम ट्रेनिंग देंगे उनको कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट भी देंगे जो है, तो उससे उसमें अनिवार्य है। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि जो हमारे CLF की महिलाएं हैं जो उसमें कोर कमेटी में है, अगर वो इस लेवल पे हैं तो उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाए, उनकी ट्रेनिंग दे करके मैम, या फिर उनके परिवार के कोई सदस्य हैं, उनका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, अगर उनकी क्वालिफिकेशन है तो उससे मैम हमारे दोनों उद्देश्य पूरे होंगे। तो हम लोगों ने चूंकि CDO साहबान भी हैं तो मैं उनके नॉलेज में भी लाना चाह रहा था। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना होगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मैं ज़्यादा
क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अभी डिस्कस हो चुकी हैं, तो मुझे रिपीट करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। मैम इसमें सीएलएफ में जो अकाउंटेंट की बात है मैम, इसमें जरा मैं ये कहना चाहूँगा मैं सीडीओ चंपावत हूँ। इसमें मैम हमने सीधे सीएलएफ के एजेंट्स को ही हमने निकाल दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि अगर शासनादेश में जरा सा चेंज होकर जिस ढंग से चल रहा है मैम, यदि एक जनपद स्त्री कोई अधिकारी उसमें पार्टिसिपेट करे मैम, एक नोडल टाइप का यहाँ से भी जनपद से भी एक सरकारी अधिकारी को उसमें रखा जाए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी। नहीं रहेंगे वही मैम, लेकिन जो बाय लॉज है मैम उसको देखने के लिए पूरा सही सिस्टम से हो रहा है नहीं हो रहा पता चल रहा है कि जो अध्यक्ष है उसी ने अपने लड़के को रख दिया और बाकी जो सही है वो छूट। थैंक यू पांडे सर। इसमें एक चीज मैं और थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा था कि जो हमारे सीएलएफ हैं, क्योंकि इसमें चूंकि रीप के लोग भी जुड़े हुए हैं, मेरी अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें एक बात पे सहज चर्चा नहीं हो पाई। इसमें हमारा जो एनआरएलएम का प्रोजेक्ट है, इसमें मॉडल सीएलएफ का भी कंसेप्ट है, और मॉडल सीएलएफ में वो सारी बातें कही गई हैं जो रीप के एडवांस वर्जन में जो हम लोग करना है। तो थोड़ा सा हम लोग जो मॉडल सीएलएफ पे अब जो फोकस करेंगे, मैं जो है 2-3 जो हमारे मॉडल सीएलएफ हैं उनकी फर्स्ट और सेकंड थर्ड 3 तरीके की विजनिंग होती है, विजन बिल्डिंग का उनका कॉन्सेप्ट है, उसमें हमें जाने का सौभाग्य मिला। जो है मुझे लगता है कि जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, कई चीज़ों में उनको हम लोगों से भी ज़्यादा नॉलेज है। हो सकता है कि हमें सैद्धांतिक नॉलेज ज़्यादा हो, लेकिन उनकी एक्चुअल में क्या नीड है उसका नॉलेज हमें नहीं है शायद। तो जो हमारा उस जो मॉडल सीएलएफ का कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग ध्यान में रख करके प्लानिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। और तीसरा जो है, जो कुछ हमारे सदस्य हैं जो एनआरएलएम के भी लोग हैं और रीप के भी लोग हैं, इसमें रिपोर्टिंग का एक इशू रहेगा। तो इसमें सर ने पहले ही बताया हुआ है कि रिपोर्टिंग के लिए हम लोग एक कंबाइंड एमआईएस डेवलप करेंगे, लेकिन जब तक हमारा वो एमआईएस डेवलप नहीं होता है, क्योंकि एनआरएलएम में जो हमारा एमआईएस का पोर्टल है उसमें एक कन्वर्जेंस के लिए अलग से पार्ट उसमें है, तो तब तक हम जो भी इसमें काम करेंगे उसको कन्वर्जेंस की जो रिपोर्टिंग का जो हमारे पास एक हैंड है उसमें हम लोग इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट गिरिजा मैम। शायद आपकी चाय भी खत्म हो गई है मैम, तो आपको इनवाइट करूंगा इस पे कमेंट करने के लिए। थैंक यू। The REAP team for an excellent presentation, very comprehensive. Thank you, Ray. And also the clarification provided by the additional CEO SRLM. Thank you very much, sir. Just some 4-5 points on overarching remarks on how this component has been designed and how we would, what we would really like to see basically. एक जो है जो एसआरएलएम का बेसिक मैंडेट है, एसएचजी, वीवो, सिग्नल वो सब बनाना, that we have really taken into account will be taken care of by USRLM and with funding from the NRLM and government of Uttarakhand. So this project essentially focuses on the livelihood related aspects and how do we really promote good producer groups and make the livelihood collectives within the CLF. And looking at that, the phasing is very important because आपका जो SHG and Vivo का जो phase है, that is more or less in line with what we had discussed. अभी जो CLF का गठन होना है, I think that is where we need to concentrate upon. क्योंकि FPO का जो भी membership है, it is not individual based membership but based on the institutional membership of CLF. So जब तक CLF का अच्छी तरह गठन नहीं होगा, then you know the FPO, the next level formation will also be at that same pace of mobilization. अगर livelihood collectives पर हमको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, so we would request that the 600 odd CLF we should come up, that is planned well and executed within next 1.5 years.
The second important thing is about the FPO. As I mentioned, this is based on institutional membership of MCs. और इसमें 95 जो है, it is not a very hard and fast number. We would like it to be more based on need-based and evolving, and it could be more or it could be less. Though we call it block level FPOs, it is more to do with the mapping which was carried out by our colleague Arvind Jam and also Dr. Sanjay on the production clusters, and roughly it coincided with the block level area. That is how we arrived at 95. But this is completely based on how the livelihood activities evolve. And as far as the staffing from USRLM is concerned, we learned that the accountant and data entry operator were already planned for, and so we have provided here under REAP 3 additional people, one CEO, come business promoter, and 2 people who will be largely working with the livelihood side, forming the producer group and other aspects. We are very happy to see that the HR plan will be developed. It is very important that the CLF level HR plan is developed and there is a common agreement. Otherwise, what we are seeing in a couple of other projects of EPAT is the CLF level staff are not adequate, more or less. There is a master bookkeeper, so-called accountant, and then the CRPs. So whichever staff are meant for livelihood related activities, they are somehow drawn into the VIVO SSG aspect. So let us really look at how many staff required for which type of activities and completely agree on that. And the SSG VIVO CLF strengthening, it needs to be ensured that USRLM has the adequate number of staff. And it is absolutely important. The accountant is a very, very core position, and we would like the USRLM to be more flexible. हमको काबिल लोग चाहिए अकाउंटेंसी देखने के लिए, और इसके लिए हमारे निवेदन है एसएचजी से महिला अगर अच्छे मिल रहे हैं जरूर लीजिएगा. But we should also be open to recruit from the villages basically, if somebody more capable is available. क्योंकि हमारा अनुभव है Empower in Rajasthan, when we opened up for only SSG women or their household, HR became a really a big issue in that project. So after 6-7 months, then we had to open up and bring in good HR. So learning from that, our request is please open up and see wherever possible, bring in SSG women, bring in women, but also let us be open to ensure good quality HR. And we are very happy to see that male member inclusion and also the women from above poverty line households getting included. We are very happy to see this. We are aware, as additional CEO mentioned, this is slight deviation from the normal NRLM guidelines. So we hope that this can be tackled at a policy level, and we could include women from above poverty line and also more male members as advisors. And we also would like to emphasize that the business volumes and also what Shrikant yesterday mentioned about the value chain approach, producing for the market, is something which we would like to emphasize from day one. And the production planning and interface with markets, it is so very important. And ILSP really paved the way for that, but we would like that aspect to be much more emphatical in the way we implement 1.2. There should be a very strong business plan on operational self-sufficiency. Though we have provided for staff fully for the initial 3 years and then on a scaling down basis,
But then we would really like to see, if possible, the livelihood collectives and FPOs meeting their cause much earlier, even than whatever we have provided for. I think this is what I had to share about the overarching this thing. So basically, the institutions are absolutely critical to ground the livelihood and enterprise initiatives. So it is important the USRLM and REAP develop a joint plan on the phasing when the LCs will get formed, and also how the FPOs can come in, and also the staffing, and more importantly, the business planning aspects. Thank you very much, and all the best to all of you. Thank you so much, ma'am. Now I would like Shetty sir to give some comments. Thank you very much. Thank you very much. I'm not a great talker, so I will give only a couple of points on this. So as we have discussed, institutional performance is very critical. Institutional performance के लिए हम लोग human resource we have discussed. I think the CDO sir mentioned about some amount of government control for managing the CLFLCs. So I am personally not for this, but we need to professionalize. But I also want to say that I don't have answers for this riddle. So I want to accept that, what's coming from the field. Even if you are bringing in some amount of control, it should be for a specific period, and we need to withdraw from there. We need, overnight, okay. So it's always better we start professionalizing and then monitoring and supervising them, and ensure that they keep all the books of records properly, rather than having joint signatory from government official becoming a joint signatory. My request is, please see whether it works first. If it doesn't work, then we can see what can be done next. Coming to the improving institutional performance, next is, how do we provide business development services to our institutions? That's very critical. So business development service is to improve the performance, overall performance of the institution. That we need to look at. There are cost items in the project. We need to see how effectively you can use those funds to provide business development service. Third point is related to how do we involve with the private sector entities and also civil society organizations to develop business units within the institutions. For example, if you are engaging with a mushroom private sector entity, we need to have a business unit within our institutions for mushroom, and how do we partner with them? What are the partnership modalities? That's very critical, because involving with the private sector is not very easy. So that we need to look at very carefully and devise modalities on how do our institutions partner with the private sector for specific business units. Those are the 3 points I wanted to make. Thank you very much. Girija, do you have anything else to add, or shall we? Yeah, actually, Meera, the presentation, the cost table for the activities which we specified for 1.2 also had the private sector interface related activities. We did not. CDO साहब आपके suggestion पे, तो suggestion आप जो दे रहे हैं, that is with very good intention. That is to ensure कि जो CLFs है वो ठीक से function करे, transparency रहे. But उसके लिए उसका member होना शायद उतना आवश्यक नहीं है जितना कि उसको supervise करना. तो आप वो membership में हम लोग ऐसे systems institute करें जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, जिससे एलीट कैप्चर नहीं हो, जिससे मिस अप्रोप्रिएशन नहीं हो. और ऐसा हम लोगों ने महाराष्ट्र में किया है,
और वो ठीक से चलते हैं, मतलब प्रोजेक्ट ख़त्म होने के 2 साल बाद भी एकदम अच्छे से चल रहे थे और अब हमारा वहाँ एक नया प्रोजेक्ट है। बट अगर जो सरकारी तंत्र है वो देखना चाहे कि CLF कैसे फंक्शन कर रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं या कुछ, तो यू कैन ऑल्सो, एक तो डेटा सारा ऑनलाइन अवेलेबल हो जिससे कि आप वो चेक कर सकें। दूसरा, समय समय पर जब आप लोग फील्ड में हैं तो आप विजिट करें, ऑफ कोर्स SRLM तो करता ही है, बट आप भी विजिट करें। बट कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या उनके अपने स्ट्रक्चर में सरकारी लोगों के होने से बहुत सारी डिलेज होने शुरू हो जाते हैं। उनको जब मीटिंग करना है, मान लीजिए सरकारी अधिकारी नहीं अवेलेबल है, उनको छोटे छोटे डिसीजन लेना, उसके लिए जाना है। लेट अस मेक देम एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल while keeping the spirit that you are mentioning कि जब डेवलपमेंट के प्रोसेस में उनका कोई मिसयूज या कोई गलत फोर्सेस उसको कैप्चर ना कर ले, तो उसके लिए we will have the MIS, we will have data, also there will be audits that will be done on an annual basis, और प्लस इंटरनल सिस्टम जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये होता है कि आप उसका साल 2 साल पे मेंबरशिप उसके बदल दीजिए या हाफ ऑफ द मेंबरशिप कर दीजिए, जिससे कि कोई एक कैप्चर टाइप का ना कर ले। तो विथ ऑल ऑफ दैट इन माइंड वी कैन स्टिल मेक श्योर दैट जो आपके कंसर्न है वो एड्रेस हो, और यू आर ऑलवेज फ्री, जो भी CDOs हैं या इवन BDOs हैं, दे आर फ्री टू गो एंड विजिट एंड चेक की, इवन चेक द पेपर्स एंड सी कि कैसा काम चल रहा है। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं रहे वही बायलॉ जो है उसमें डिस्टर्बेंस कुछ नहीं, जो पहले का अनुभव है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हेलो होता ये है मैम कि बहुत सारी जैसे तमाम सरकारी सिस्टम में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें होती हैं, बहुत जगहों पे लेखाकार बनते हैं मैम, वो लोग वही डिसाइड करते हैं। मैं बाय लॉ सारा रहे, लेकिन वहाँ पे क्या आ जाता है कि चाहे अब नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत सारी चीजें, तो उसमें क्या हो जाता है भाई भतीजा वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वालिफिकेशन वही, सारी चीजें वही हो, वहीं से आए, लेकिन केवल जिस समय नियुक्ति होगी उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक ऑफिसर रहे, बस काम वही करेंगे। ऐसा ना हो कि वहाँ पे CLF के अध्यक्ष हैं या कोई अन्य है, 2-3 लोग हैं और वो लोग अपने रिश्तेदार को वहाँ पे रखें। ठीक है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। सो उसको एड्रेस कर सकते हैं बाय इनवाइटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज ऑब्जर्वर्स ड्यूरिंग द constitution of the BOD। वो तरीका है जो कि which will not disrupt the system but which will also ensure that there are checks। बट उसके अलावा जो हम लोगों ने महाराष्ट्र में काम किया, जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन जो बहुत सेल्फ सस्टेनिंग है, वो अपना सारा कॉस्ट खुद कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने इंटरनल सिस्टम्स भी ऐसे लगाए जिससे कि मान लीजिए कि ऐसा हो भी कि कोई ऐसा हो कि जो BOD में आने के बाद उसकी नीयत खराब हो जाए, तो उसके भी रिव्यूज और उसका भी हर 2 साल में 1/3 मेंबरशिप स्टेज एंड न्यू मेंबर्स आर ब्रॉट, जिससे कि एकदम से नया BOD भी ना आए और ये भी ना हो कि कोई अपनी जगह पे इतना ज़्यादा रह जाए कि वो अपने मनमानी करनी शुरू कर दे। तो ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस, एक वहाँ सॉफ्टवेयर जो यूज हुआ था उसमें अर्ली अलर्ट सिस्टम था कि मान लीजिए एक ग्रुप में कुछ लोग ही बार बार पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, बार बार उन्हीं को ट्रेनिंग में भेजा, तो इवन दैट वुड गिव एन अलर्ट कि अब जो USRLM का स्टाफ है या जो प्रोजेक्ट के स्टाफ है वो एक बार जाके देखें फिजिकली कि चल क्या रहा है ग्रुप में। तो ऐसे सिस्टम्स पॉसिबल है, बट थैंक यू फॉर रेजिंग द इशू। एक दूसरा क्वेश्चन था, जो FPO नाबार्ड बना रही है अभी 95 ऑलरेडी, क्या वो भी इसी के साथ कन्वर्जेंस में आएंगे या वो अलग से रहेंगे? एग्रीकल्चर और नाबार्ड के थ्रू जो बन रहे हैं। I think this is becoming very difficult because every department and every organization wants to create its own FPOs. That is becoming very difficult, and I am of the view that we should not create FPOs for the sake of creating FPOs. If there are FPOs in our area promoted by others, we need to take them over or help them, rather than creating new FPOs because REAP wants. Yes. Can I come in, Shikha? Yes, yes, ma'am. Yeah, basically the FPOs which we are promoting under REAP has institutional membership. अगर उस block में, or in that area of the thing whichever we are planning, other FPOs are there, FPO can become a member of this FPO.
But please do a good due diligence. Our own experience in other projects where we tried to work with existing FPOs, there were several issues which were there in the existing FPOs, and you should get the complete audit done and see the functioning and then include them. This is the only basic requirement. And then we also find that many of the FPOs are undercapacitated, and also in terms of their ability to even have basic patronage from the members is very, very low. So please look into these aspects, and absolutely, if necessary, and you find that there is value addition, bring them in, definitely bring them in, but after doing the due diligence. Thank you. And I also see there is a question from Lorna in the chat box. Given all the services for FPOs expected to provide members, do they have a system for membership fees or taking a margin on the buying or selling of the products and inputs? Definitely, the FPOs will have a margin on the buying and selling of products and inputs. This will be a policy decision taken by the institutional members, and that is how they will cover their costs. And the membership fee and share capital will be from the LCs, which will be provided to the FPOs. And are we able to encourage the use of contracts between FPOs and off-takers lead firms? Absolutely. This is again something which the project will definitely work upon, Lorna. Thank you. So, if I may also try to answer your question, Sigir Saab. क्या है कि the idea of FPOs evolved because we want to approach, bring in value chain approach and strong market linkages. अब उसमें FPO is one of the modalities for doing it. हमारी सोच क्या है और हम करना क्या चाहते हैं, I think we should first focus on that. उस process में कुछ institute, because we are, when you are designing, you have to set some targets. But as Girija also said, as Shrikant also said yesterday, ये targets they are, CPD साहब ने भी बोला, ये targets they are not cast in iron. So our agenda is not to form FPOs. Our agenda is to identify commodities around which we can identify members from existing institutions who can come together and be linked to the market. So market players को लाने के लिए हम multi stakeholder platform करेंगे, जिससे कि जैसे कल अपने मशरूम वाले थे, उस तरह के और भी लोगों को जो आए. अब जब मालूम पड़ा कि आपको चमोली में ये commodities पे काम संभव है, इतने समूह, इतने villages के बीच में, तो then we should start looking at institutions where the members are already doing it and bring them together and link them to the market player, and in that process आपका FPO form होता है ना? तो हो सकता है कि किसी ज़िले में 5-6 ऐसे commodities हों, या कभी-कभी ऐसा हो कि एक ग्रुप एक एरिया में साल में 2-3 commodities पे काम होता हो, तो एक FPO है जो मल्टी commodity FPO हो जाए, ये संभव है. अब रहे नाबार्ड के FPOs या SFAC के FPOs, तो जब आप ये समूह बनाएंगे, जब मेन एजेंडा है कि फार्मर्स को मार्केट से लिंक करना है, तो आप ये देखेंगे कि उसमें जो मेंबर्स हैं क्या कुछ एग्जिस्टिंग FPOs के हैं. मान लीजिए वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग FPO है नाबार्ड का, तो यू कैन मेक दैट एज द न्यूक्लियस एंड यू कैन ऐड मेंबर्स फ्रॉम CLF एंड LCs देयर. बट अगर जो नाबार्ड का या SFAC का FPO है वो बस नाम का रजिस्टर्ड है, बहुत कुछ हो नहीं रहा है, तो उनमें से जो मेंबर्स एक मार्केट प्लेयर से एसोसिएट हो, उनको इंक्लूड करके FPOs बनाए. सो नथिंग इज कास्ट इन आयरन. द आइडिया इज कि कोई भी मार्केट प्लेयर इंडिविजुअल फार्मर्स के पास जाके काम नहीं करना चाहता है, इसलिए हम सोचते हैं कि उनको हम संग्रहित करें और उनको हम समूह में लाएं और फिर कनेक्ट करें. तो if the philosophy is clear, we can be more flexible with how we approach the institution development. Especially I would request हमारे यहाँ पे DMMs हैं जो USRLM के, क्योंकि this is all about institutional strengthening. उनके कोई सवाल हैं या उनके मन में कोई भी डाउट्स हैं कुछ चीज़ों को लेके कि कैसे होगा ये CLF
को हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे एलसीज में? यस। मैं ये भी साथ में अनुरोध करूंगा कि सवाल इससे जुड़े हुए हों। तुम्हारा नाम क्या है, बसंती टाइप नहीं होने चाहिए, इसका हमको पहले से जवाब बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ शिल्पी पंत, एपीडी नैनीताल। मैम, एक छोटा सा डाउट है या एक एप्रीहेंशन है, लाइक हमने CLFs, SHGs, BOs एंड CLFs हम NRLM के अंतर्गत वी हैव अ सर्टेन गाइडलाइन विच वी फॉलो। जैसा कि मैंने अभी देखा, वंस वी आर हैंडिंग देम ओवर टू रीड आई शुड से, उसमें मैंने अभी देखा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम किसी नॉमिनल मेंबर को उसमें ऐड कर रहे हैं शायद, जो ऑलरेडी लाइक एक एंटरप्रेन्योर है समवॉट। तो बस एक ये था मैम, हाउ विल वी प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ आर NRLM members, maybe because we are following a certain guideline where they are very like they are SECC members and they are like poor people with less resources and less abilities, and we are working towards developing their entrepreneurial abilities. So अगर हम किसी को उनके ऊपर रख देते हैं, we have to be very very cautious in safeguarding their interests also. That just I wanted to know. I think the point is well taken. We are not thinking of bringing some people and putting them above the SECC members in their financial inclusion related activities. The financial inclusion activities will continue under the directions of USRLM. Only we will be creating a news group within that called CLFLC, where all these people will be brought in. Yes sir, actually what I mean to say is that we have to take even our people, because in USRLM we are regularly trying to do that. We are trying to develop their abilities. So here also, sir, maybe we say we add some nominal members. They will have to serve as a supporting hand to them and bring out their abilities so that they can further, like they should become some kind of masters over them. Because even in our groups sometimes we see, sir, a few people taking over everything. So that is what we want to discuss, because our aim is to bring up each and every person. That is what I'm trying to say. Yeah, in institution building, you need to be a little careful while bringing in members, whom to bring in, how many to bring in. All these need to be looked at during the institution formation level. We have to be really cautious. Cautious about that. Yes. Thank you. Yes. Girija, you want to? Yeah. I will just go on to the background. इसका rationally रखा क्यों है कि हम कुछ बाहर के members को क्यों associate members के रूप में cooperative में और federation में लेके आएंगे, और जो मैंने भी जब इस rationale को समझा तो मुझे काफ़ी valid लगा। हम जब SHGs और CLFs के साथ डील कर रहे हैं, जो आप लोग भी फील पे कर रहे हैं और मैं भी अपने टेन्योर में कर चुकी हूँ, we have realized that our women are coming from a poor background or a BPL background or from a marginal background. तो जब वो आते हैं और हम बहुत बार पुश करते हैं कि आप बिजनेस करिए, आप एंटरप्रेन्योरशिप लाइए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके अंदर इनबिल्ट नहीं है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. जैसे कहते हैं ना कि अगर पैसा कमाना सीखना हो तो बनिए से सीखना होगा. सो इट्स लाइक दैट कि वी वुड वांट सम मेंबर्स ऑफ अ नॉन पुअर कैटेगरी. आई एम नॉट सेइंग अ वेरी APL क्लास और बहुत रिच पीपल, बट people who are at least having some sort of an entrepreneurial skills or who are already in some sort of a value chain जो हमने उस CLF के लिए सोची होगी, उनको एज एसोसिएट मेंबर्स यूज करना, मतलब ग्रुप में इंक्लूड करना, ताकि वो CLF को वो बिजनेस एक्यूमेन या बिजनेस की तरफ वो पुश दे दे. जो आपका पॉइंट वेरी वेल बहुत वैलिड है कि देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि वो मेंबर्स को जब हम करें एसोसिएट बनाएंगे तो दे माइट टेक ओवर आवर पीपल एंड वो एक तरीके से वो बॉस बन जाए या मास्टर बन जाए. वो इसलिए नहीं होगा कि जब हम इन एसोसिएट मेंबर्स को भी लाने की बात कर रहे हैं तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनली एज अ नॉमिनेट मेंबर. दे विल नॉट हैव वोटिंग राइट्स, they will not have BOD में उनके वो members नहीं होंगे. It is mainly for the idea of getting a business development. That is the idea of pushing the CLFs towards business. That's the rationale behind having those. Also अगर आप इस प्रोजेक्ट के इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो बेसिक फिलॉसफी थी वो ये कि ILSP जब आया था उस समय, SRLM उसके थोड़े समय बाद आया था, तो जोग्राफीज फ़र्क थे. तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ILSP में कुछ अच्छे लेसन हैं और SRLM के कुछ स्ट्रेंथ्स हैं.
अब SRLM कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी अच्छे हैं और आपका एक ओरिएंटेशन भी सही है वो। तो हम लोगों ने सोचा कि नए प्रोजेक्ट में अब ज्योग्राफीज को मर्ज करके जो SRLM जो ILSP में लेसन्स थे वो यहाँ ट्रांसफ़र करें और जो SRLM का कोर स्ट्रेंथ है उसको उस पर लीड करने दें। तो जो जैसे PGs लेवल पे या जो ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन ILSP में बने थे उनको ये हुआ कि दे कैन ऑल नाउ बी मैनेज्ड बाय SRLM, जिनको PGs कहा जाता था। उसमें थोड़े बहुत फेरबदल करने हैं जो किए जा रहे हैं। बट जो आप अगर LCs को देखेंगे तो आपका ये जो सोच है कि अगर हम नॉमिनल मेंबर्स लाते हैं तो वो टेक ओवर करेंगे या कुछ, तो आप LCs को देखिए। एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज आल्सो सजेस्टिंग यस्टरडे कि CLFs की विजिट रखिए टू LCs, और कहीं कहीं पे CLFs ने भी बहुत अच्छा बिजनेस पे काम किया है तो उनको भी विजिट करें। तो आप देखेंगे कि LCs में सिर्फ अति गरीब लोग नहीं थे, उसमें और भी लोग थे और टेक ओवर नहीं हुआ। एक्चुअली इट वर्क टू द बेनिफिट। तो जो अच्छे लेसन्स हैं LC वाले, दैट गिव्स अस द कॉन्फिडेंस कि दैट मॉडल कैन बी रेप्लिकेटेड विद द CLFs, है ना। तो हम देखें उसके बावजूद जो हम लोगों ने, जो CDO साहब ने भी कहा, उसके बावजूद वी स्टिल कीप एन आई थ्रू विजिट्स एंड थ्रू MIS एंड थ्रू अदर थिंग्स टू सी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये इसका कोई कैप्चर हो जा रहा है। गिरिजा, you wanted to say something? Did you want to say anything, Girija? Yeah. No, Gila. Nothing at the moment, except that, we need to think differently as far as the livelihood collectives and the FPOs are concerned. And here, we need to think more out of the box and definitely push for business volumes and business orientation, producing for the market, and towards that end, I think the way the institutions are aligned and also the institutional roles and the membership will have to be completely business oriented. We are aware CLF is much more poverty focused when it comes to the CLF LC. We need to have that paradigm shift. That is very, very critical. Thank you. Thank you, ma'am. किसी और का कोई सवाल? Any doubts, anyone? Before we go for a tea break, one thing which I wanted to add at the end कि शायद अगर हम अपने स्टेट के पूरे डेवलपमेंट के चार्ट को देखें या डेवलपमेंट के ग्राफ को देखें, और जब NRLM आया वर्ष 2011 में और उसके बाद हम लोग ने काम करना शुरू किया 2014 में स्टेट में आया, तो कहीं ना कहीं एक मोटिव जो मुझे लगता है कि सरकार का जो नैरेटिव था या सरकार की भी जो सोच थी वो समझ में आ गई कि हम लोगों के भी जितने भी बेनिफिट्स हम सोच रहे हैं दैट इट गोज इनटू द कम्युनिटी, दैट एक्चुअली हैज टू गो थ्रू इंस्टीट्यूशंस। देयर वाज अ टाइम जब हम बहुत ही इंडिविजुअल फोकस्ड स्कीम्स, सब्सिडी बेस्ड, ग्रांट बेस्ड, इन सब स्कीम्स को फोकस करते थे, बट विद ऑल द लेसन्स लर्न फ्रॉम द पास्ट somehow there have been a realization that these community institutions are very good vehicles for us to deliver government schemes. तो जहाँ अब हम आज बात करते हैं, जब हम FPOs की भी बात करते हैं, अगर हम पिछले कोई भी FPOs देखें तो हमारे पास फील्ड में बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल FPOs के मॉडल को हम देख पाए एटलीस्ट अपने स्टेट में। बट vis-a-vis if we want to see other states, and I have learned in the past as well, I have seen महाराष्ट्र में मैंने एक बार पढ़ा था कि CLF ने सोलर पैनल का बिजनेस शुरू करा and they invested 3 crore rupees. So I was surprised that how could they do it. So that was the time when I realized कि हम बहुत सारी चीजें individual driven करते हैं from both the ends. अगर मैं एक अच्छा ऑफिसर हूँ या एक अच्छी PD हूँ या APD हूँ या CDO, तो मुझे लगता है मैं ही अच्छा काम कर सकती हूँ, it has to go through me. But then I used to realize कि no, my task is to facilitate and strengthen the people and the institutions which are there, and they will have that required ability to do whatever they wanted to do. And on the other side also कि अगर हम सोचते हैं कि हम इंडिविजुअल को ये दे दें और ये कर लेगा, तो वो भी कॉन्सेप्ट हमें खत्म करना पड़ेगा। हमें ग्रुप्स को, कोऑपरेटिव को, जो
ये ग्रुप्स हैं, इन लोगों को हम बेनिफिट करेंगे तो वो एज इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा सस्टेनेबल रहेंगे रादर देन कोई इंडिविजुअल स्कीम्स पे फोकस करें. दैट्स ऑल आई वांटेड टू से कि आई थिंक दैट्स द रीजन कि इंस्टीट्यूशंस पे इस प्रोजेक्ट में काफ़ी मंथन और चिंतन किया गया है. एंड दिस इज हाउ वी कैन actually leverage their strength, and we would want to create solid institutions which become self-sustainable. Thank you so much.